एनके नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तैयार हो जाओ, अब शुरू होती है जंग। हर कहानी में है दम, हर सीन नया है। एनके नॉवल वर्ल्ड सपनों से सजाया है। एनके नॉवल वर्ल्ड हर दिल पे छाया है। आओ इस दुनिया में जहां जोश रहता है। एनके नॉवल वर्ल्ड। लाला केवल पहले सुआ पर ही नहीं रुकी। जैसे ही उसने पहले सुआ को जबरदस्त सुप्लेक्स देते हुए जमीन में गाड़ा, उसकी नजरें बाकी सुअरों पर टिक गईं, जो उसके पहले प्रहार से हवा में उड़ने के बाद अब धीरे धीरे जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वे जंगली जानवर संभल पाते या प्रतिक्रिया दे पाते, लाला बिजली की फुर्ती से झपटी और एक और सुआ को दबोच लिया। अगले ही पल वह सुअर भी उसी तरह पीठ के बल जमीन से टकराया। जब तक सुअरों का वह झुंड अपना संतुलन वापस पाकर एक साथ इकट्ठा हो पाया, लाला 3 और सुअरों को धूल चटा चुकी थी। शुरुआत में उस झुंड में कुल 12 सुअर थे, जिनमें से 5 को लाला ने कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया था। अब केवल 7 बचे थे। आधे से ज्यादा झुंड को उसने इतनी आसानी से ढेर कर दिया था कि बाकी बचे हुए सुअरों की रीढ़ में लाला की ठंडी नजरों को देखकर एक सिहरन दौड़ गई। बिना एक पल की देरी किए वे सुअर मुड़े और लाला से दूर भागने लगे, लेकिन लाला उन्हें वह मौका देने के मूड में नहीं थी। इससे पहले कि वे कुछ कदम भी भाग पाते, लाला ने अभी पटके हुए सुअर को उठाया और उनकी ओर पूरी ताकत से फेंका। वह भारी भरकम सुअर हवा को चीरता हुआ गया और भागते हुए सुअरों के बीच बॉलिंग बॉल की तरह जा लगा, जिससे वे सब पिनों की तरह इधर उधर बिखर गए। जैसे ही वे दोबारा तितर बितर हुए, लाला उन पर टूट पड़ी और एक एक करके सबको मुक्कों और सुप्लेक्स से बेहोश कर दिया। अंत में 2 सुअर खड़े होने में कामयाब रहे, पर लाला के चंगुल से बचना उनके बस की बात नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथों में एक एक बेहोश सुअर उठाया और उन्हें भागते हुए उन 2 सुअरों पर निशाना साध कर फेंका। दोनों निशाने सटीक लगे और वे भी जमीन पर जा गिरे। जब उसने आखिरी सुअर का भी काम तमाम कर दिया, तो उसने अपने हाथों को झाड़कर धूल साफ की और लिन फैन की ओर मुड़कर एक मासूम मुस्कान के साथ कहा, मेरा काम हो गया। लिन फैन बस फटी आंखों से उसे देखता रह गया, उसका चेहरा अभी भी सदमे में था। लाला समझ गई कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए उसने झेपते हुए कहा, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं बस आम लड़कियों से थोड़ी ज्यादा ताकतवर हूँ। लिन फैन ने मन ही मन एक फीकी मुस्कान के साथ सोचा, क्या ये सिर्फ थोड़ी ज्यादा ताकत है? वे सुअर कद में लाला के बराबर और चौड़ाई में उससे 2 गुने थे। लिन फैन का अंदाजा था कि उनका वजन कम से कम 200 पाउंड लगभग 90 किलो रहा होगा। लाला ने उन भारी भरकम सुअरों को एक हाथ से उठाया और खिलौनों की तरह फेंका था। इसे केवल थोड़ी ज्यादा ताकत नहीं, बल्कि राक्षसी शक्ति कहा जा सकता था। लिन फैन ने मन ही मन तय कर लिया कि भविष्य में लाला को कभी नाराज नहीं करना है, वरना पता नहीं उसका क्या हाल होगा। लाला ने लिन फैन के चेहरे पर अविश्वास देखा और समझाना जारी रखा, दरअसल मेरे पास एक विशेष साधना तकनीक कल्टिवेशन टेक्निक है, इसलिए मैं आम लोगों से ज्यादा बलशाली हूँ। ये ताकत मुझे जन्म से नहीं मिली, बल्कि मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग की है। लिन फैन ने उसके सिर को प्यार से थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो, बहुत प्यारी हो। ये सुनकर लाला का चेहरा लाल हो गया और जहां लिन फैन का हाथ था, वहां उसे एक सुखद गर्माहट महसूस होने लगी। इसके बाद लिन फैन सुअरों के शवों के पास पहुंचा। लाला उसके पीछे आए और पूछा, तुम इन सबको वापस कैसे ले जाओगे? फिर उसे अचानक कुछ याद आया और वह बोली, ओह हाँ, तुम्हारे पास एक स्टोरेज रिंग है ना? लिन फैन रुक गया और झेपते हुए बोला, बिल्कुल वैसा नहीं है। फिर थोड़ी गंभीरता के साथ उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर वादा करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। लाला ने उसकी आवाज़ की गंभीरता को समझा और सहमति में सिर हिलाया। लिन फैन ने पेज स्टोरेज स्पेस का पोर्टल खोला और सारे सुअरों को अंदर खींच लिया। फिर वह लाला को लेकर पोर्टल के पार चला गया। जैसे ही लाला ने उस जादुई जगह पर कदम रखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह इतनी चकित थी कि उसके शब्द ही खो गए। ये जगह उसकी समझ और इस दुनिया के नियमों से बिल्कुल परे थी। लिन फैन ने कहा, यह मेरी विशेष क्षमता है, उम्मीद है तुम ये राज गुप्त रखोगी। लाला ने लिन फैन की आंखों में सच्चाई देखी और जोर से सिर हिलाया। लिन फैन ने आगे कहा, बुरी स्थिति में हम यहाँ छिप सकते हैं, पर मैं इसे टालना चाहूंगा क्योंकि यहाँ कैद होना अच्छा नहीं होगा। लाला चुपचाप सुनती रही। लिन फैन ने उसे माहौल समझने का वक्त देने के लिए कहा, तुम अभी यहीं आराम करो, मैं और शाओ यू मिशन का बाकी काम निपटा लेते हैं। शाओ यू, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, लाला के पास आए और उसके हाथ पर थपथपाते हुए कहा, तुम आराम करो, हम इसे देख लेंगे। लेकिन उनके जाने से पहले लाला ने कहा, रुको, मेरे पास भी कुछ है जो मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहती हूँ। वह एक पल हिचकिचाई और फिर अपनी छाती के पास से एक कागज का टुकड़ा निकालकर लिन फैन को थमाया। वह कागज दिखने में साधारण था, पर उसके अंदर लिखी जानकारी असाधारण थी। वह एक साधना तकनीक थी, पर कोई सामान्य तकनीक नहीं। वह एक शरीर शोधन तकनीक, बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी। सामान्य कल्टिवेशन जहां आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने पर ध्यान देता है, वहीं बॉडी रिफाइनिंग शरीर को शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि वह अधिक ऊर्जा सोख सके। यही कारण था कि लाला के पास इतनी भयानक ताकत थी। जैसे ही लिन फैन ने उस कागज को देखा, सिस्टम का नोटिफिकेशन चमका। टाइटन बॉडी कल्टिवेशन तकनीक, टाइटन बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक, रैंक एपिक, विवरण, किसी दूसरे लोक के दैत्य जायंट की नकल से बनाई गई तकनीक। ये साधक को सामान्य शरीर की सीमाओं से कहीं परे की शक्ति प्रदान करती है। लिन फैन ये देखकर दंग रह गया।
सिस्टम के बाहर की यह पहली तकनीक थी जिसे वह अपनी अप्रेजल आइज से देख पा रहा था। लेकिन नीचे दिए एक और नोटिफिकेशन ने उसके चेहरे पर फी की मुस्कान ला दी। सीख नहीं सकते, होस्ट की शारीरिक संरचना और वर्तमान साधना तकनीक के साथ मेल नहीं खाता। ये सिस्टम की चेतावनी थी। ऐसा लगा कि सिस्टम उसे बाहरी तकनीकें सीखने में मदद तो कर सकता है, पर तालमेल कंपैटिबिलिटी होना जरूरी था। उसने शाओ यू के स्टेटस में भी जांच की, पर वहां भी वही नॉट कंपैटिबल का मैसेज आया। इसका मतलब था कि उसे अपने और अपने साथियों के लिए भविष्य में और भी तकनीकें ढूंढनी होंगी। लिन फैन ने वह कागज लाला को वापस कर दिया और कहा, यह मेरी और शाओ यू की तकनीक से मेल नहीं खाता, इसलिए हम इसे नहीं सीख सकते। फिर उसने गंभीरता से जोड़ा, तुम्हें ऐसी कीमती चीजें इतनी आसानी से किसी को नहीं दिखानी चाहिए। लाला ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं उतनी बेवकूफ़ नहीं हूं। मैंने तुम्हें ये सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि तुमने मुझे अपना राज बताया। अगर मैं अपना राज छुपाती तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती है ना। लिन फैन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झटका, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों राजों की कीमत बराबर है। लाला ने फिर मुंह बनाया, मेरे लिए बराबर है और इतना काफ़ी है। इसके बाद वह बिना कुछ बोले स्टोरेज स्पेस घूमने निकल गई। लिन फैन समझ नहीं पाया कि वह अचानक नाराज क्यों हो गई और वह वहीं खड़ा रहा। शाओ यू ने एक ठंडी आह भरी और लाला को मनाने उसके पीछे चली गई। बाकी का मिशन सामान्य रूप से चलता रहा। लिन फैन द्वारा लाला को अपने वश में किए गए पालतू जानवरों से मिलवाने के बाद उसे उन्हें अपने साथ लड़ाई में ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उनका लक्ष्य तृतीय क्यूई गैदरिंग थर्ड ची गैदरिंग रेल स्तर का एक जादुई जीव था। लिन फैन चाहता तो उसे अकेले ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसने इस बार शेरो और हयासे खेस को अपनी मदद के लिए बुलाया। चूंकि ये दोनों इस कल्टिवेशन दुनिया के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए उनके शक्तिशाली होने का तरीका बाकी जादुई जानवरों से बिल्कुल अलग था। जहां अन्य जीव प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा सोख कर या बीस्ट कोड खाकर मजबूत होते थे, वहीं ये दोनों लड़ाई जीतकर अनुभव अंक एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी हासिल करते थे। अजीब बात यह थी कि लिन फैन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे यह ऊर्जा कहाँ से जुटा रहे थे। जब वह उनके द्वारा हराए गए जीवों की जांच करता तो पाता कि उन जीवों के बीस्ट कोड की ऊर्जा अभी भी वैसी ही बनी हुई थी। इसका मतलब था कि वे कोर से ऊर्जा नहीं सोख रहे थे। लिन फैन का एकमात्र अंदाजा ये था कि जब वे लेवल अप करते थे तो उनका शरीर दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा को सोख लेता था, पर यह कल्टिवेशन के उसके सिद्धांतों के विपरीत था। खैर, विचार चाहे जो भी हों, शिरो और हयासे को मजबूत बनाने का एकमात्र तरीका उन्हें लड़ाई में उतारना ही था। इसलिए लिन फैन ने उन्हें अपने मिशनों के दौरान साथ रखा ताकि वे स्तर लेवल बढ़ा सकें। उसे कियान परिवार से आने वाले संभावित खतरों का सामना करने के लिए उनका शक्तिशाली होना बहुत जरूरी था। वर्तमान में हयासे लेवल 15 पर था, जो लगभग चतुर्थ क्यूई गैदरिंग के योद्धा के बराबर था। शिरो अभी लेवल 7 पर थी, जो द्वितीय क्यूई गैदरिंग के बराबर था। लिन फैन के मन में एक सवाल यह भी था कि क्या हयासे लेवल 100 के बाद भी आगे बढ़ पाएगा या उसका विकास वहीं रुक जाएगा। क्या वह विकसित इवॉल्व होगा या लेवल की सीमा टूट जाएगी। लेकिन अभी इन सब बातों पर सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने इन विचारों को झटक दिया। उसका ध्यान अब किसी और चीज ने खींच लिया था। वह तुरंत इस पर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मिशन पूरा किया, मर्सिनरी गिल्ड में उसे जमा किया और तेजी से वापस आकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दोनों लड़कियां उसके इस गंभीर व्यवहार से उलझन में थीं, पर उन्होंने उसे टोकना सही नहीं समझा। कमरे के भीतर पहुंचते ही लिन फैन ने अपना सिस्टम खोला और उन नए हिस्सों की जांच करने लगा जो अभी अभी अनलॉक हुए थे। जब वह एफ्रोडाइटी से मिला था, भले ही उसने उसका आर्टिफैक्ट नहीं लिया था, पर सिस्टम ने उसकी दिव्य ऊर्जा डिवाइन एनर्जी का एक अंश चुरा लिया था। सिस्टम को विकसित होने के लिए उसी ऊर्जा की जरूरत थी। इस दौरान सिस्टम पावर सेविंग मोड में था, लेकिन आज दोपहर शिकार के दौरान उसे नोटिफिकेशन मिला कि सिस्टम का अपग्रेड पूरा हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अनलॉक हुई थी वह थी मिशन टैब। ऐसे सिस्टम्स में मिशन ही शक्तिशाली बनने का सबसे तेज रास्ता होते हैं। लिन फैन ने उत्सुकता से उसे खोला, पर वहां केवल एक ही मुख्य मिशन था। मुख्य मिशन में मिशन विवरण, दिव्य ऊर्जा वाले किसी दैवीय आर्टिफैक्ट या ईश्वरीय अंश को ढूंढें। दिव्य ऊर्जा 0/1। इनाम सिस्टम लेवल अप। इसके अलावा कोई और मिशन वहां नहीं था। लिन फैन ने निराश होकर दूसरा टैब खोला, स्टोर टैब। ये वही चीज थी जिसका उसे इंतजार था, एक ऐसी दुकान जहां वह सिस्टम पॉइंट से महान वस्तुएं खरीद सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास 0 पॉइंट्स थे। स्टोर में कई बेहतरीन चीजें थीं, कल्टिवेशन पिल्स, जड़ी बूटियां, कल्टिवेशन तकनीकें और हथियार। लेकिन सबसे ऊपर एक स्पेशलिटी स्टोर था जहां सामान बदलता रहता था। वहां उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए, एक फीनिक्स का अंडा, वह भी शुद्ध पैतृक रक्त रेखा एंसेस्ट्रल ब्लडलाइन वाला। इसका मतलब था कि बड़ा होने पर वह असली फीनिक्स पूर्वज बन सकता था। लेकिन उसकी कीमत 1 करोड़ 10 मिलियन पॉइंट्स थी। लिन फैन को अंदाजा नहीं था कि वह इतने पॉइंट्स कैसे कमाएगा। उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मैं पॉइंट्स कैसे कमा सकता हूँ। सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट कृपया मिशन स्क्रीन पर साइड मिशन और डेली मिशन टैब देखें। लिन फैन ने फिर से मिशन टैब खोला। उसने गौर किया कि ऊपर 3 अलग अलग सेक्शन थे। साइड मिशन वाला हिस्सा अभी खाली था। सिस्टम ने बताया कि ये मिशन उसके जीवन की घटनाओं के साथ खुद ब खुद सक्रिय होंगे। लेकिन जब उसने डेली मिशन टैब देखा तो वह भी खाली था। लिन फैन ने झुंझलाकर पूछा, सिस्टम, अब यहाँ क्या कमी है? क्या इन्हें भी मुझे खुद एक्टिवेट करना होगा? सिस्टम ने शांति से उत्तर दिया, होस्ट, सिस्टम आज दोपहर में अपग्रेड हुआ है। डेली मिशन हर रात आधी रात मिडनाइट को जेनरेट होते हैं।
इसलिए अभी वहां कोई मिशन नहीं है। लिन फैंग के चेहरे पर 3 काली रेखाएं झुंझलाहट के निशान उभर आईं। वह सिस्टम का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता था, इसलिए उसने एक ठंडी आह भरी और कल का इंतजार करने लगा। अगली सुबह लिन फैंग ने जो सबसे पहला काम किया वह था सिस्टम को खोलकर डेली मिशंस टैब की जांच करना। जैसा कि सिस्टम ने वादा किया था, अब स्क्रीन मिशनों से भरी हुई थी। ये मिशन 3 श्रेणियों में बंटे थे: आसान, इजी, मध्यम, मीडियम और कठिन, हार्ड। सबसे ऊपर वाला मिशन स्पष्ट रूप से आसान श्रेणी का था, लेकिन यह इतना सरल था कि लिन फैंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दैनिक मिशन, नाश्ता करना। कठिनाई, आसान। विवरण: नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। इसे न छोड़ें वरना आपके पास पूरे दिन के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। आज अच्छा नाश्ता करें। लक्ष्य: नाश्ता करना 0/1। इनाम: 1 एक्सचेंज पॉइंट। नाश्ता करना। लिन फैंग ने मन ही मन सोचा, क्या इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसे बस खाना खाना था? खैर, इनाम भी उसी के लायक था, क्योंकि यह यकीनन सबसे आसान काम था जो वह कर सकता था। बेशक वह इसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपना ध्यान दूसरे मिशन की ओर लगाया। दैनिक मिशन, जानवरों का शिकार। कठिनाई, मध्यम। विवरण: केवल नए दुश्मनों से लगातार लड़ने से ही आप मजबूत बन सकते हैं। अभ्यास के लिए अपने पालतू जानवरों के साथ कुछ जादुई जीवों का शिकार करें। लक्ष्य: प्रथम क्यूई गैदरिंग स्तर का जादुई जीव 0/2। द्वितीय क्यूई गैदरिंग स्तर का जादुई जीव 0/1। इनाम: 20 एक्सचेंज पॉइंट्स। यह उसे एक सामान्य दैनिक मिशन जैसा लगा। जादुई जीवों का शिकार करना वह काम था जो वह पहले से ही कर रहा था, और अधिकांश खेलों में यह एक नियमित अभ्यास माना जाता था। लेकिन जिस चीज़ ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह था अंतिम दैनिक मिशन। दैनिक मिशन, नगर स्वामी सिटी लॉर्ड की हत्या। कठिनाई, कठिन। विवरण: शक्तिशाली शत्रुओं की खोज ही मजबूत होने का एकमात्र तरीका है। युद्ध के वास्तविक दबाव का अनुभव करने के लिए उस सबसे शक्तिशाली शत्रु से लड़ें जिसे आप वर्तमान में हरा सकते हैं। लक्ष्य: नगर स्वामी की हत्या 0/1। इनाम: 1000 एक्सचेंज पॉइंट्स। ये देखकर लिन फैंग के चेहरे पर झुंझलाहट की काली लकीरें उभर आईं। अन्य 2 मिशनों की तुलना में यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। जहां पहले 2 मिशन केवल नाश्ता करने और शिकार करने जैसे सामान्य काम थे, वहीं वह अचानक नगर स्वामियों की हत्या कब से करने लगा। उसने तुरंत सिस्टम से शिकायत की, सिस्टम, ये कठिन मिशन क्या मजाक है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बाकी मिशनों की तुलना में बिल्कुल बेतुका है? सिस्टम ने अपनी उसी यांत्रिक आवाज में उत्तर दिया, होस्ट, मिशनों का चयन आपकी वर्तमान स्थिति और दिनचर्या के आधार पर सावधानीपूर्वक किया गया है। कृपया सिस्टम की क्षमताओं पर संदेह न करें। लिन फैंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सावधानीपूर्वक चयन? मैंने कब किसी नगर स्वामी की हत्या की है या ऐसा करने के बारे में सोचा है? और क्या मैं ऐसा कर भी सकता हूँ? सिस्टम ने शांत स्वर में कहा, सभी दैनिक मिशन सफलता दर की गणना के बाद ही जनरेट किए जाते हैं। केवल वे ही मिशन सूची में जोड़े जाते हैं जिनकी सफलता की दर 20% से अधिक हो। 20%? लिन फैंग हैरान था। ये दर बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन इस तरह के मिशन के लिए ये काफ़ी थी। उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसके पास नगर स्वामी को मारने की 20% संभावना होती तो क्या वह अभी इस स्थिति में होता? वह ये नहीं जानता था कि इस छोटे से शहर का नगर स्वामी केवल चतुर्थ क्यूई गैदरिंग स्तर का था और उसके अधीनस्थ उसके आसपास भी नहीं थे। लिन फैंग के पास मौजूद पालतू जानवरों के साथ यह पूरी तरह संभव था। लेकिन असली समस्या नगर स्वामी के पीछे खड़े लोग थे। यह क्षेत्र एवरलास्टिंग एम्पायर का हिस्सा था, जिसे शक्तिशाली संप्रदायों का समर्थन प्राप्त था। नगर स्वामी को हाथ लगाने का मतलब था पूरे साम्राज्य से दुश्मनी मोल लेना। लिन फैंग इतना पागल नहीं था, इसलिए उसने उस कठिन मिशन को नजरअंदाज किया और बाकी 2 पर ध्यान केंद्रित किया। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीते। लिन फैंग मर्सेनरी गिल्ड से मिशन लेता और शिकार पर जाता। हर दिन नए मिशन आते, लेकिन कठिन श्रेणी के मिशन हमेशा पहले दिन की तरह ही खतरनाक और पागलपन भरे होते थे। दूसरे दिन, मर्चेंट्स गिल्ड से चोरी करना, कठिनाई, कठिन। तीसरे दिन, ड्रिफ्टिंग क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर धावा बोलना, कठिनाई, कठिन। 7वें दिन तक लिन फैंग का सब्र जवाब दे गया। सिस्टम, क्या तुम्हारी गणना सही है? मुझे लग रहा है कि तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है। सिस्टम ने कुछ तकनीकी और जटिल शब्द कहे जो लिन फैंग के पल्ले नहीं पड़े, पर वे सुनने में प्रभावशाली थे। अंत में सिस्टम ने एक हल्की सी आवाज स्नॉट निकालते हुए कहा, होस्ट, कृपया अपनी अक्षमता के लिए सिस्टम को दोष न दें। सिस्टम केवल आपको उपलब्ध विकल्प दिखा रहा है। लिन फैंग सन्न रह गया। ये सिस्टम उस सिस्टम से बिल्कुल अलग था जिससे वह पहली बार मिला था। सिस्टम, तुम अपग्रेड होने के बाद बहुत ज्यादा धारा प्रवाह बोलने लगे हो, है ना? सिस्टम ने यांत्रिक आवाज में कहा। नहीं, सिस्टम हमेशा की तरह ही बोल रहा है। लिन फैंग ने सिर हिलाया। नहीं, तुम पहले कभी मुझसे इस तरह चिढ़ाते हुए बात नहीं करते थे। तुम बदल गए हो। सिस्टम ने उत्तर दिया, ये केवल आपकी कल्पना है। देखा, तुमने अभी जो कहा वह तुम पहले कभी नहीं कहते। लिन फैंग चिल्लाया। सिस्टम ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, ये केवल आपकी कल्पना है। आवाज की दृढ़ता देखकर लिन फैंग को पीछे हटना पड़ा, पर वह समझ गया था कि सिस्टम के व्यक्तित्व में बदलाव आया है। युएलान को नए उत्पाद दिए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, इसलिए लिन फैंग ने दुकान की जांच करने का फैसला किया। उसने शाओ यू और लाला को छुट्टी दे दी और उन्हें बाजार में खरीदारी के लिए कुछ पैसे देकर भेज दिया। लड़कियां खुश होकर चली गईं। लिन फैंग धीरे धीरे युएलान की दुकान की ओर बढ़ा, जिसका नाम अब न्यू वर्ल्ड रखा गया था। जैसे ही वह दुकान के करीब पहुंचा, उसकी तेज इंद्रियों ने कई संदिग्ध और खतरनाक दिखने वाले लोगों को दुकान के आसपास मंडराते हुए पकड़ा।
जैसा कि उसे अंदेशा था, जैसे जैसे दुकान का मुनाफा बढ़ रहा था, गिद्धों की तरह लोग उस मुनाफे का हिस्सा छीनने के लिए जमा हो रहे थे। लिन फैन ने तय कर लिया कि उसे युएलान से सुरक्षा बढ़ाने के बारे में गंभीर बात करनी होगी। दुकान के भीतर कदम रखते ही लिन फैन ये देखकर दंग रह गया कि वहां कितनी भारी भीड़ थी। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह दुकान में प्रदर्शित उत्पाद और वहां आए ग्राहक थे। पूरी दुकान महिला ग्राहकों से खचाखच भरी हुई थी, जिनमें कम उम्र की लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाएं तक शामिल थीं। वास्तव में दुकान में मौजूद लगभग सभी ग्राहक महिलाएं ही थीं, इसलिए उसके जैसे एक पुरुष का वहां अचानक आना थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ महिला ग्राहकों ने तो उसे बड़ी संदिग्ध नजरों से देखा। हालांकि लिन फैन के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उसके हैंडसम चेहरे को देखते ही उनका संदेह दूर हो गया और वे वापस अपनी खरीदारी में लग गईं। ये देखकर लिन फैन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि आकर्षक दिखना वास्तव में कई जगहों पर काम आता है। दुकान के कर्मचारी लिन फैन को पहचानते थे, क्योंकि युएलान ने पहले ही उसका परिचय असली मालिक के तौर पर उनसे करा दिया था। एक कर्मचारी उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी कि लिन फैन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और ग्राहकों की मदद जारी रखने को कहा। वह खुद चुपचाप पीछे के केबिन की ओर बढ़ गया। किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि सब जानते थे कि वह किससे मिलने आया है। पीछे के हिस्से में पहुंचकर लिन फैन ने देखा कि वहां भी उतनी ही हलचल थी जितनी दुकान के मुख्य हिस्से में। कर्मचारी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, कोई नया स्टॉक बाहर ले जा रहा था तो कोई खाली हुई अलमारियों के लिए सामान ढूंढ रहा था। जब लिन फैन उनके पास से गुजरा तो उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, पहला इसलिए कि वे काम में बहुत व्यस्त थे और दूसरा इसलिए कि वे जानते थे कि वह इस साम्राज्य का मालिक है, वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लिन फैन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई और वह सीधे युएलान के ऑफिस की ओर बढ़ गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि पूरा ऑफिस कागजों के ढेरों से अटा पड़ा है। युएलान अपनी मेज पर पूरी तरह एकाग्र थी, वह एक के बाद एक कागज भर रही थी। वह इतनी तल्लीन थी कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। लिन फैन ने उसे टोकना सही नहीं समझा और चुपचाप एक तरफ बैठकर इंतजार करने लगा। लेकिन जब 20 मिनट बीत जाने के बाद भी उसने सिर उठाकर नहीं देखा तो लिन फैन को थोड़ी झेप महसूस होने लगी। अंत में उसका ध्यान खींचने के लिए लिन फैन को हल्का सा खांसना पड़ा। पहली 2-3 कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन जब उसने जोर से गला साफ किया तो युएलान ने झटके से ऊपर देखा। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लिन फैन उसके इस अंदाज से थोड़ा घबरा गया, पर उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे पास थोड़ा खाली समय था तो सोचा देख लूं उनकी दुकान कैसी चल रही है। युएलान उसे उसी तरह देखती रही, फिर एक ठंडी आह भरकर बोली, तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ कितनी व्यस्तता है। जब तक तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, मेरे पास तुमसे बात करने का बिल्कुल समय नहीं है। लिन फैन ने सिर हिलाया और मुद्दे पर आते हुए पूछा, ठीक है, मैं बात को छोटा रखता हूँ। अब तक हमने कितना कमाया है? युएलान ने किनारे से एक फाइल उठाई और पन्ने पलटते हुए बोली, अब तक हमारी कमाई लगभग। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। युएलान ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा। उसने साफ निर्देश दिए थे कि जब तक वह कागजी काम निपटा रही है उसे परेशान न किया जाए। इसका मतलब था कि बाहर जरूर कोई आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी थी। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या बात है? दरवाज़ा खुला और वही महिला कर्मचारी अंदर आई। उसने झुककर अभिवादन किया और घबराई हुई आवाज में बोली, मैनेजर, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। युएलान ने भौहें सिकुड़ी। मैंने कहा था न कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। क्या तुम उन्हें विदा नहीं कर सकती? कर्मचारी के चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। हमने कोशिश की मैनेजर, पर वह व्यक्ति आपसे मिलने की जिद पर अड़ा है। वह दुकान में तमाशा कर रहा है और युएलान ने उसे बीच में ही रोकते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं उससे निपटती हूँ, तुम काम पर वापस जाओ। वह कर्मचारी राहत की सांस लेकर वहां से तुरंत भाग गई। उसे भागते देख युएलान ने एक लंबी आह भरी। साफ था कि बाहर कोई बहुत ही सिरफिरा आदमी था। युएलान लिन फैन की ओर मुड़ी और पूछा, तुम यहीं रुकोगे या मेरे साथ चलना चाहोगे? लिन फैन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। चलो थोड़ी सैर कर लेते हैं। युएलान पहले तो थोड़ा झिझकी, उसने मुंह फेरकर एक हल्की सी आवाज स्नॉट निकाली, पर फिर भी उसके गालों पर गुलाबी लाली छा गई और उसने लिन फैन का हाथ थाम लिया। जैसे ही वे पीछे के हिस्से से निकलकर दुकान के मुख्य भाग में पहुंचे, उन्हें एक पुरुष की ऊंची और कर्कश आवाज सुनाई दी, जितने भी सेट तुम्हारे पास हैं सब मुझे दे दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी बेटी इस दुकान की मैनेजर है? चुपचाप सब पैक करो। यह आवाज सुनते ही युएलान का पूरा शरीर जैसे जम गया। लिन फैन ने उसके हाथ में एक थरथराहट महसूस की। वह रुका और उसकी ओर देखा, उसके जवाब का इंतजार करने लगा। युएलान ने उसकी आंखों में झांककर बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में कहा, ये वाकई मेरे पिता की आवाज है। फिर थोड़ा रुककर उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? लिन फैन ने उसे अपनी बाहों में समेटा और दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। युएलान कुछ सेकंड के लिए उसकी छाती से लग गई, जैसे वहां से हिम्मत जुटा रही हो। जब वह अलग हुई तो उसके चेहरे पर फिर से वही आत्मविश्वास था, उसकी सारी कमजोरी गायब हो चुकी थी। हालांकि लिन फैन अभी भी उसके हाथ की हल्की सी कपकपाहट महसूस कर सकता था। युएलान बाहर आए और उस आदमी के सामने खड़ी होकर कड़क आवाज में बोली, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? कर्मचारी, जो युएलान के पिता को ओथेलो और जेंगा के सेट ले जाने से रोक रही थी, युएलान को देखकर खुश हो गई। पर इससे पहले कि वह कुछ कहती, युएलान के पिता ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लान, तुम आखिरकार आ ही गई। तुम्हें अपने स्टाफ को ढंग से ट्रेनिंग देनी चाहिए, इन्हें पता ही नहीं कि आदेशों का पालन कैसे करते हैं।
युएलान के जवाब का इंतजार किए बिना वह फिर से जेंगा के डिब्बे अपने थैले में भरने लगा और बोला, लान लान, मैं इनमें से कुछ सेट ले जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे खरीदार हैं जो इनमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, मुझे यकीन है कि मैं इनसे अच्छी कमाई कर लूंगा। युएलान ने आंखें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके पिता सन्न रह गए, फिर हंसते हुए बोले, लान लान, मुझसे मजाक मत करो। ये तुम्हारी दुकान है और हम परिवार हैं। जो तुम्हारा है वह मेरा भी है। और वह फिर से सामान भरने लगा। लिन फैन ने युएलान के चेहरे पर दुविधा देखी तो उसने दखल देना सही समझा। वह आगे बढ़ा और युएलान के पिता का हाथ पकड़ लिया। उसने उन्हें और डिब्बे रखने से रोका और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, दुख की बात यह है कि यह मेरी दुकान है। युएलान के पिता एक बार फिर चौंके, पर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और लिन फैन को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तो तुम लान लान के मर्द हो, बुरे नहीं हो, तुम हैंडसम हो और ऐसी दुकान खोलने के लिए अमीर भी हो। और ये जो नए प्रोडक्ट्स तुमने बनाए हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ आने से हमारा स्टारलाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर वह और करीब आकर फुसफुसाए, चूंकि तुम युएलान के साथ हो, इसका मतलब तुम परिवार का हिस्सा हो। और परिवार का हिस्सा होने के नाते तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए अगर परिवार तुमसे कुछ चीजें ले ले। लिन फैन ने अपना सिर झटका। यह आदमी पूरी तरह स्वार्थी और मूर्ख था जिसे केवल खुद की फिक्र थी। पर आखिरकार वह युएलान का पिता था, इसलिए लिन फैन ने उसे मारने की अपनी इच्छा को दबा लिया। उसने उसके हाथ से थैला छीन लिया और सपाट लहजे में कहा, दुर्भाग्य से यह अभी भी मेरी दुकान है और तुम्हें इन सामानों के पैसे देने होंगे। पर तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम्हारा इरादा पैसे देने का नहीं है, इसलिए मैं ये सब वापस रख रहा हूँ। ये सब देखकर युएलान के पिता के चेहरे के हाव भाव आखिरकार बदल गए। उन्होंने लिन फैन के हाथ से थैला वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि वे चाहे जितनी ताकत लगा लें, वे लिन फैन की पकड़ से उस बैग को 1 इंच भी नहीं हिला सकते थे। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि युएलान के पिता बिना किसी कल्टिवेशन वाले एक साधारण नश्वर मॉडल व्यक्ति थे, जबकि लिन फैन पहले से ही चतुर्थ क्यूई गैदरिंग फोर्थची गैदरिंग रेल्म का साधक था। इस शहर के साधकों के बीच भी उसे काफी शक्तिशाली माना जाता था। ये समझ आने पर कि वह शारीरिक रूप से लिन फैन का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पिता ने कोशिश छोड़ दी और अपना सारा गुस्सा बगल में चुपचाप खड़ी युएलान पर उतारना शुरू कर दिया। उसे वहां बेबस खड़ा देख उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वे दहाड़े, तुम कुलटा, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। वे उसके एकदम करीब आए और उसके चेहरे पर चिल्लाने लगे, मैंने तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक तुम्हें खिलाया और पहनाया है, और तुम मुझे इस तरह का सिला दे रही हो। तुम अपने खुद के पिता को उसकी ज़रूरत के समय अपनी मामूली सी चीज़ें भी नहीं दे सकती। जानवर भी तुम्हारे जितने एहसान फरामोश नहीं होते। लिन फैन ने अपनी बाहें सिकुड़ी और चुपचाप किनारे खड़ा रहा। उसका मन बहुत पहले से ही इस आदमी को सबक सिखाने का कर रहा था, जो युएलान का पिता कहलाने के लायक भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि कुछ भी करने से पहले उसे युएलान की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। इस तरह चिल्लाए जाने पर युएलान कांपने लगी और पीछे हटने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि लिन फैन उसके पिता को उसकी खातिर घूर रहा है, तो उसे अपने भीतर आत्मविश्वास की एक लहर महसूस हुई। वह पहले की तरह अकेली नहीं थी, अब कोई था जो उसका समर्थन करने के लिए खड़ा था, इसलिए उसे अब डरने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसके पिता ने फिर से चिल्लाना शुरू किया, युएलान ने अचानक सिर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसके पिता हकपका गए और उनकी बातें उनके गले में ही अटक गईं। उन्होंने युएलान को सतर्क नजरों से देखा और पूछा, क्या बात है? क्या तुम माफी मांगने? इससे पहले कि वे अपना वाक्य पूरा करते, युएलान ने बीच में ही कहा, आपका और मेरा अब कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। अब आप मेरे पिता नहीं रहे। ये सुनते ही उसके पिता सन्न रह गए, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उन्होंने उसकी नाक के सामने उंगली दिखाई और गरजते हुए बोले, कितनी नीच लड़की हो तुम। जैसे ही सफलता मिली, तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि परिवार ही सब कुछ होता है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया और तुम उन्हें इस तरह लात मार रही हो। वे युएलान को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाले थे कि लिन फैन बीच में आ गया। वह युएलान और उसके पिता के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया और ठंडी बर्फीली आवाज में बोला, बहुत हो गया। मेरी दुकान से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। लिन फैन को अचानक अपने सामने देख उसके पिता सकपका गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बीच आ सकते हो? यह मेरे और मेरी बेटी के बीच का मामला है, इसमें दखल देने वाले तुम कौन होते हो? लिन फैन ने उन्हें तब तक अपनी तीखी नजरों से घूरा जब तक कि वे पूरी तरह चुप नहीं हो गए। फिर उसने एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा, तुम उसके पिता कहलाने के योग्य नहीं हो। अपना कर्ज उसके सिर मढ़कर तुमने उसे लावारिस छोड़ दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि एक पिता का यही काम होता है? ये शब्द सुनकर युएलान की आंखों में आंसू छलक आए। हालांकि उसके पिता की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने बस एक तिरस्कार भरी आवाज निकाली और बोले, जब परिवार मुसीबत में होता है तो हर सदस्य को मदद करनी चाहिए। यह उसका कर्तव्य था कि वह पूरे परिवार का कर्ज अपने सिर ले, वरना हम सब बर्बाद हो जाते। क्या ये बेहतर नहीं कि एक इंसान कष्ट सहे और बाकी? इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, लिन फैन का हाथ हवा में लहराया। एक बिजली जैसी फुर्ती के साथ लिन फैन ने उसके पिता के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा, जिससे वे कमरे के दूसरी ओर जा गिरे। वे सामान से भरी मेजों के ऊपर से, ग्राहकों और कर्मचारियों के ऊपर से उड़ते हुए सीधे दीवार से जा टकराए। जब वे दीवार से टकराए तो वह दीवार किसी कागज की तरह फट गई और वे दुकान के बाहर सड़क पर जा गिरे। बाहर गिरने के बाद वे जमीन पर कई बार लुढ़के और काफी दूर जाकर रुके। उस एक थप्पड़ के बाद वे उठ नहीं पाए और खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़े रहे।
युएलान उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, पर लिन फैन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और खुद उस फटी हुई दीवार के रास्ते बाहर निकलकर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। युएलान के पिता अभी भी होश में थे, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। जैसे ही चोटों का दर्द उभरा, वे चिल्लाने लगे, आह, बहुत दर्द हो रहा है। तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? वे जमीन पर लौटने लगे, अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़े हुए, पर फिर गुस्से के कारण वे झटके से खड़े हुए और लिन फैन की नाक के सामने उंगली तानकर चिल्लाए, तुम्हें पता है तुम किसे मार रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करके बच निकलोगे? लिन फैन ने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें चुप करा दिया। उसने सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम वही हो जिसने अपना कर्ज उतारने के लिए इसे बेच दिया था। चूंकि वह कर्ज मैंने चुकाया है, इसका मतलब है कि वह अब मेरी है। उसके पिता ने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और बोले, वह तुम्हारी है, वह मेरा खून है, उसने मुझसे जन्म लिया है, इसलिए वह मेरी है। लिन फैन ने अपना दूसरा हाथ उनकी गर्दन के पास रखा और अपनी उंगलियों को एक धारदार ब्लेड की तरह उनकी खाल पर टिका दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी उंगलियां इतनी तेज हो गई थीं कि उनकी गर्दन से खून की बूंदें टपकने लगीं। गर्दन पर उस नए दर्द को महसूस करते ही उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लिन फैन ने उसी ठंडी नज़र से कहा, उसका अब तुमसे कोई नाता नहीं है। अगर तुमने उसे दोबारा परेशान किया तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ गए? अब तक वे इसलिए उछल रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे युएलान के पिता हैं और लिन फैन उन्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन लिन फैन की आवाज़ में छिपी मौत और उसके किलिंग इंटेंट को महसूस कर वे समझ गए कि अब चुप रहने में ही भलाई है। उन्होंने डरते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। लिन फैन ने नफरत से उन्हें देखा और झटके से जमीन पर फेंक दिया। फिर वह वापस दुकान के अंदर चला गया। अंदर आने के बाद उसने ग्राहकों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज जो भी असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस हंगामे के मुआवजे के तौर पर हम आप सभी को विशेष छूट डिस्काउंट देंगे। उसे उम्मीद नहीं थी, पर ग्राहकों और स्टाफ ने तालियां बजानी शुरू कर दीं। एक ग्राहक ने तो यहां तक कह दिया, बहुत अच्छा किया नौजवान। जो बातें वह आदमी कह रहा था उसे सुनकर तो मेरा मन भी उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था। लिन फैन खुश था, पर उसने फिर भी अपनी बात दोहराई, नहीं, ये हमारे आंतरिक मामले की वजह से हुआ, इसलिए मुआवजा देना हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर उसने युएलान की बांह को हल्का सा दबाया। युएलान होश में आई और तुरंत मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल सही, आज हमारे सभी उत्पादों पर 10% की छूट रहेगी। कृपया अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। ये सुनकर ग्राहकों की आंखों में चमक आ गई। युएलान ने कर्मचारियों को काम संभालने का इशारा किया और लिन फैन के साथ पीछे के केबिन में चली गई। जैसे ही वे ऑफिस में पहुंचे, वह कुर्सी पर ढह गई और एक लंबी आह भरी। कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लिन फैन ने बिना देरी किए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके कान के पास बहुत ही दृढ़ आवाज में कहा, आज से तुम मेरा परिवार हो। काफी देर बाद युएलान के मुंह से सिसकियों के बीच एक धीमी सी सहमति निकली। काफी समय बीत जाने के बाद आखिरकार युएलान का शरीर कांपना बंद हुआ, लेकिन लिन फैन ने उसे तब भी नहीं छोड़ा जब उसने रोना बंद कर दिया था। वह सुरक्षा और एहसास देना चाहता था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अंततः युएलान लिन फैन की आगोश से अलग हुई। उसने अपनी भावनाओं को समेटा और वापस अपने पुराने और पेशेवर रूप में आ गई। लेकिन जैसे ही वह सामान्य हुई, उसे एहसास हुआ कि वह अपने काम में कितनी पिछड़ गई है, इसलिए उसने तुरंत लिन फैन को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। लिन फैन के जाने के बाद युएलान के होंठों पर एक दुर्लभ और प्यारी मुस्कान तैर गई। उसे लिन फैन के वे शब्द याद आ रहे थे, आज से तुम मेरा परिवार हो। वे शब्द उसके दिल की गहराइयों तक पहुंच गए थे और वहां हमेशा के लिए बस गए थे। थोड़ी देर अकेले मुस्कुराने के बाद युएलान ने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और अपने दिमाग में नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसके पिता का मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, इसलिए उसे उनके वापस आने से पहले कुछ कड़े इंतजाम करने थे। ... जब लिन फैन दुकान से निकला तो शाम ढल रही थी। उसने घर जाकर सबके साथ डिनर करने से पहले थोड़ा टहलने का फैसला किया। उस दिन की घटना के कारण युएलान उनके साथ डिनर में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वह दुकान के कामों में फंसी हुई थी। डिनर के दौरान लिन फैन ने सीओयू और लाला को युएलान के पिता के साथ हुई पूरी झड़प के बारे में बताया। जब लाला ने यह सुना तो उसे अपने खुद के पिता की याद आ गई। वे दोनों पहले से ही युएलान के कर्ज और लिन फैन द्वारा उसे चुकाने के बारे में जानती थीं, लेकिन युएलान के पिता की निर्लजता सुनकर वे दोनों क्रोध से भर उठीं। शाओयू, जो युएलान के काफी करीब थी, बहुत दुखी थी और लाला भी अपने अतीत के घावों के कारण काफी विचलित महसूस कर रही थी। जब युएलान रात को घर वापस आई तो उन दोनों ने तुरंत उसे पकड़ा और बातचीत के लिए स्नानघर बात ले गईं। जब वे वापस आईं तो तीनों लड़कियां आपस में खुशी खुशी बातें कर रही थीं, जिसे देखकर लिन फैन को बहुत राहत मिली। लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में अभी भी युएलान के पिता का ख्याल था। वह जानता था कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। धरती अर्थ के वेब नॉवेल्स में यह एक बहुत ही आम ट्रोप था, इसलिए वह अंदाजा लगा सकता था कि आगे क्या होगा। उसने उसके पिता की आंखों में वह नफरत और लालच देखा था। वह जानता था कि वह आदमी कितना बेशर्म और निर्दयी है। दुकान का मुनाफा देखकर कई लोग उसे हड़पने की कोशिश करेंगे और युएलान का पिता उनके लिए एक मोहरा बन सकता था। युएलान भी इस बात को समझ रही थी। उसने दोपहर भर इस पर विचार किया था और सबसे पहला उपाय जो उसने सोचा था वह था मर्चेंट्स गिल्ड से गार्ड्स किराए पर लेना। उसने लिन फैन से वादा लिया कि वह एक दिन उसके साथ गिल्ड चलेगा ताकि वह उन गार्ड्स की ताकत की जांच कर सके।
इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के युएलान ने खुद लिनफैन का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे की ओर खींच ले गई। लिनफैन उसकी इस आक्रामकता अग्रेसिवनेस से थोड़ा हैरान था, पर उसने उसे रोका नहीं। सच तो ये था कि उसे लड़कियों का ये रूप काफ़ी पसंद आता था। कमरे में पहुंचते ही युएलान ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, कपड़े उतारो। लिनफैन उसकी इस बेबाकी से दंग रह गया, पर उसने तुरंत आदेश का पालन किया। जैसे ही वह तैयार हुआ, उसने लिनफैन को बिस्तर पर पीछे की ओर धकेल दिया और अपनी ऊपरी पोशाक उतार दी, जिससे उसके वे गर्वित उभार पीक्स सामने आ गए। वह उसके ऊपर झुक गई और अपने दोनों हाथों से अपने उन उभारों को पकड़कर लिनफैन के रॉड को उनके बीच दबा लिया। उन कोमल उभारों के दबाव ने लिनफैन के संयम को एक पल में तोड़ दिया। वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने अपना पहला भार सीधे युएलान के चेहरे पर छोड़ दिया। युएलान चकित रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिनफैन इतनी जल्दी मुक्त हो जाएगा। हालांकि वह ज्यादा देर हैरान नहीं रही। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उस सफ़ेद क्रीम को पोंछा और उसे चख लिया। उसने तब तक ऐसा किया जब तक लिनफैन का चेहरा और उसका बदन साफ नहीं हो गया। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उसे दरवाजे के पीछे से एक आहट सुनाई दी। उसने कुछ रातों पहले भी इसे महसूस किया था, पर तब उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था कि शायद दूसरी तरफ कोई तैयार नहीं है। पर आज रात बात अलग थी। युएलान रुकी, खड़ी हुई और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने अचानक दरवाज़ा खोला और पीछे छिपे व्यक्ति को कॉलर से पकड़कर अंदर खींच लिया। वह लाला थी। वह बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और अचानक पकड़े जाने पर हकपका गई थी। युएलान ने उसे खींचकर लिनफैन के सामने खड़ा कर दिया। लिनफैन, जो अभी अभी शांत हुआ था, लाला को अपने सामने देख सकपका गया और उसने तुरंत चादर से खुद को ढक लिया। युएलान ने लाला की आंखों में झांक कर कहा, अब समय आ गया है कि तुम मास्टर के साथ अपने रिश्ते को एक सही परिभाषा दो। लाला उलझन में थी। क्या मतलब? युएलान ने कड़क आवाज में कहा, तुम जानती हो कि तुम इस तरह आधर में नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना ही होगा। अब लाला समझ गई थी। वह थोड़ी शर्मिंदा थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई, पर उसे लगा कि युएलान सही कह रही है। उसने लिनफैन की ओर देखा और कहा, मैं अब अपनी भावनाओं को और नहीं छुपा सकती। कृपया मुझे भी अपनी महिला बना लीजिए। लिनफैन ये सुनकर सन रह गया। लाला को लगा कि वह उसे मना कर देगा। उसकी आवाज़ भारी हो गई, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? लिनफैन ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं नहीं, बात वह नहीं है, बस मैं इस अचानक हुए प्रस्ताव से थोड़ा चौंक गया था। असल में उसे चौंकाने वाली चीज सिस्टम का नोटिफिकेशन था। लाला युएलान की बातों से प्रभावित हुई है। लगाव अफेक्शन 20 अंक बढ़ गया है। ये पहली बार था जब किसी और की वजह से उसका लगाव बढ़ा था। लिनफैन समझ गया कि प्यार पाने के और भी तरीके हैं। उसने लाला की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, यहाँ आओ। लाला बिस्तर के पास आए तो लिनफैन ने चादर हटा दी। उसे अपने सामने पूरी तरह नग्न और तैयार देखकर लाला ने अपनी उंगलियों के बीच से झांकते हुए आंखें मूंद लीं। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? उसने सोचा। युएलान ये देखकर मुस्कुराई, क्योंकि उसकी पहली प्रतिक्रिया भी यही थी। युएलान लाला के पीछे आए और उसके हाथों को पकड़कर मार्गदर्शन करने लगी, घबराओ मत। सबसे पहले तुम्हें ये करना है। लिनफैन वहीं लेटा रहा और उनके स्पर्श का आनंद लेने लगा। लाला के हाथ ट्रेनिंग की वजह से थोड़े सख्त थे, जिससे लिनफैन को एक बिल्कुल नया और सुखद एहसास हो रहा था। इस नए एहसास के कारण लिनफैन ने जल्दी ही अपना दूसरा शॉट छोड़ दिया। अब उसकी कामुकता चरम पर थी। उसने लाला को कंधों से पकड़ा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। युएलान की मदद से लाला के कपड़े जल्दी ही उतर गए और उसका सुडौल बदन लिनफैन के सामने था। भले ही उसका सीना युएलान जितना बड़ा नहीं था, पर वह उसके शरीर के हिसाब से एकदम सटीक था। लाला ने धीमी आवाज में कहा, कृपया थोड़ा कोमल रहना। लिनफैन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो। युएलान लाला के सिर के पास बैठ गई और वे दोनों मिलकर उसे सुख के सागर में ले जाने लगे। जल्दी ही लाला के चेहरे पर परम सुख एक्सटेसी के भाव आ गए। चूंकि यह उसका पहला अनुभव था, वह उस आनंद को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जल्द ही बेहोश हो गई। इसके बाद युएलान की बारी थी। चूंकि लाला लिनफैन की जुनून भरी ऊर्जा को पूरा नहीं झेल पाई थी, इसलिए युएलान को उसका पूरा स्वाद मिला। अंत में युएलान को भी शाओ यू को मदद के लिए बुलाना पड़ा। जब रात खत्म हुई, लिनफैन संतुष्ट होकर लेटा था और उसके पास उसकी तीनों महिलाएं सुखद बेहोशी की नींद सो रही थीं। उस रात के बाद तीनों लड़कियों में से केवल लाला के शरीर में थोड़ा दर्द और अकड़न थी, क्योंकि वह उसका पहला अनुभव था। इसी कारण वह अगले दिन लिनफैन के साथ मिशन पर नहीं जा सकी। अगले 2 हफ्ते पूरी तरह शांति से बीते। लिनफैन ने इन 2 हफ्तों में जमकर मेहनत की। वह अपने दिल्ली मिशन और मर्सिनरी गिल्ड के कठिन मिशनों को पूरा करता रहा ताकि नीलामी के लिए ज्यादा से ज्यादा धन जुटा सके। हालांकि उन्होंने युएलान के पिता की ओर से किसी भी तरह के जवाबी हमले की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई हलचल नहीं हुई। लिनफैन की दुकान न्यू वर्ल्ड में अब कई गार्ड्स तैनात थे, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वे सभी महिलाएं थीं, ठीक दुकान के बाकी कर्मचारियों की तरह। लिनफैन खुद युएलान के साथ मर्चेंट्स गिल्ड गया था, लेकिन गार्ड्स का चुनाव उसने नहीं किया था। उसने बस उनकी काबिलियत जांची थी और युएलान ने उन्हें काम पर रख लिया। लिनफैन को लगा था कि वह कम से कम 1-2 पुरुषों को रखेगी, पर उसने पूरी टीम महिलाओं की ही चुनी। लिनफैन को समझ नहीं आया कि क्या युएलान पुरुषों से डरती थी या उसे लगा कि लिनफैन को यही पसंद आएगा। उसने हरम की बात जरूर की थी, पर वह इसे इस हद तक ले जाने का इरादा नहीं रखता था। दुकान पर आने वाले लोग भी उसे अजीब नज़रों से देखते थे, क्योंकि वहां का पूरा स्टाफ ही सुंदर लड़कियों का था। पर अब उसे इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए शहर छोड़ रहा था। वह शहर हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वह नीलामी के लिए इन्फर्नो सिटी जा रहा था।
अगर वे साधारण घोड़े गाड़ी से जाते तो 3 दिन में पहुंच सकते थे, पर वे इस यात्रा में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे इसे एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग की तरह लेना चाहते थे ताकि रास्ते में जादुई जीवों से लड़कर अनुभव प्राप्त कर सकें। साथ ही हीक हाइक के होने का मतलब था कि वे सामान्य सवारी से कहीं तेज चल सकते थे। इसलिए वे नीलामी से एक हफ्ते पहले ही निकल पड़े। उनके साथ केवल शाओ यू और लाला ही नहीं बल्कि युएलान भी थी। वह नीलामी में लिनफैन की मदद करने वाली थी क्योंकि उसे बोली लगाने और व्यापारिक सौदों का अच्छा अनुभव था। साथ ही वह अपने पिता से दूर रहना चाहती थी ताकि उसके वहां न होने पर वे दुकान में कोई तमाशा न कर सकें। रास्ते में उनका सामना कई जादुई जीवों से हुआ। गेल स्पैरो गले स्पैरो की मदद से उन्हें ढूंढना बहुत आसान था। वे उन जीवों के शवों को पेज स्टोरेज स्पेस में जमा करते गए ताकि इन्फर्नो सिटी पहुंचकर उन्हें बेच सकें। 3 दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर तीसरे दिन अचानक फिजा बदल गई। उन्हें दूर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं। सिर्फ चीखें ही नहीं बल्कि हथियारों के टकराने की आवाज़ें भी साफ आ रही थीं। लिनफैन के इशारे पर युएलान तुरंत स्टोरेज स्पेस के भीतर चली गई, जबकि बाकी तीनों आवाज़ की दिशा में तेजी से बढ़े। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने झाड़ियों में छिपकर स्थिति का जायजा लिया। जैसा कि उन्हें अंदेशा था, एक व्यापारिक काफिले कैरावान पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। इस दुनिया में डाकू बहुत आम थे। अब उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो मदद करें या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। लाला ने मशवरा दिया, ये सिर्फ आम इंसान मॉर्टल्स हैं। ऐसी घटनाएं हर रोज़ होती हैं, हम सबको नहीं बचा सकते। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन शाओ यू इसके सख्त खिलाफ थी। उसने दृढ़ता से कहा, अगर तुम उनकी जगह होती तो क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी मदद करे? वे निहत्थे हैं, उन्हें बचाना हमारा फ़र्ज़ है। लाला और शाओ यू के बीच बहस छिड़ गई, पर अंत में लिनफैन ने दखल देते हुए कहा, बस करो, हम उनकी मदद करेंगे। लिनफैन का फैसला अंतिम था। लाला थोड़ी अनिच्छुक थी, पर शाओ यू की आंखों में लिनफैन के लिए आभार था। लिनफैन ने अपनी तलवार निकाली और हमले के लिए तैयार हो गया। ... बाहर हथियारों की टंकार और चीखें गूंज रही थीं, पर एक बड़ी गाड़ी के भीतर 2 रहस्यमय आकृतियां शांति से बैठी थीं। उनमें से एक शांत थी, जबकि दूसरी खिड़की से बाहर की स्थिति देखकर चिंतित थी। बड़ी दीदी, हम क्या करें? हमारी किस्मत ही खराब है कि हम इन डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। अगर वे थोड़ी देर और रुक जाते तो हम इस काफिले से अलग हो चुके होते, छोटी बहन ने घबराते हुए कहा। बड़ी बहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो होना तय है वह होकर रहेगा। बस शांत रहो। छोटी बहन और भी परेशान हो गई। उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन कुछ नहीं कर रही, तो उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी की टहनी उठाई। अचानक एक हरी रोशनी चमकी और वह टहनी एक धनुष बोक के रूप में विकसित हो गई। जैसे ही वह बाहर निशाना साधने वाली थी, बड़ी बहन ने आंखें खोली और कहा, रुको। पर दीदी, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये डाकू सबको मार देंगे और फिर हमारी बारी आएगी। छोटी बहन ने दलील दी। बड़ी बहन ने कहा, तुम हमेशा बहुत जल्दबाजी करती हो। खुद को शांत करो और अपनी इंद्रियों से आसपास के माहौल को महसूस करो। छोटी बहन ने एक गहरी सांस ली और अपनी इंद्रियों को फैलाया। कुछ ही पलों में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ी दीदी, ये तो... बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, लगता है आज देवी अभी भी हमारे साथ हैं। तभी बाहर एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। छोटी बहन ने खिड़की से झांका तो देखा कि एक आदमी हवा में उड़ता हुआ उसके पास से गुजरा। वह उन डाकुओं में से एक था। वह अपनी मर्जी से नहीं उड़ रहा था, बल्कि उसे किसी ने जबरदस्ती फेंका था। वह एक पेड़ से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। छोटी बहन ने उस दिशा में देखा जहां से वह आदमी आया था। वहां एक लड़की लाला खड़ी थी जिसने 2 हटे कट्टे आदमियों को अपने दोनों हाथों में उठा रखा था, जैसे वे कागज के पुतले हों। उसने उन्हें एक दूसरे से टकराया और फिर बाकी डाकुओं की ओर गेंद की तरह फेंक दिया। पास ही 2 और लोग डाकुओं का सफाया कर रहे थे। एक लड़की शाओ यू बड़ी सहजता से डाकुओं के बीच से गुजर रही थी और उनकी गर्दनें काट रही थी, जबकि एक पुरुष लिनफैन बिना जान लिए बड़ी सफाई से उन्हें एक एक करके गिरा रहा था। उन तीनों के सामने डाकुओं की पूरी टोली बेबस नजर आ रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान साफ हो गया। जैसे ही डाकुओं को पूरी तरह काबू में कर लिया गया, काफिले का नेता तुरंत लिनफैन का शुक्रिया अदा करने के लिए आगे आया। युवा मास्टर, हमें बचाने के लिए आपकी इस कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद। काफिले का नेता तो जैसे लिनफैन के पैरों में ही गिर पड़ा। हालांकि उस उत्साही व्यापारी को अपने सामने देख लिनफैन एक कदम पीछे हट गया ताकि वह उसकी पकड़ में न आए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं था, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमें लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दीं। काफिले का नेता लिनफैन की प्रशंसा के पुल बांधता रहा, लेकिन फिर अचानक वह खामोश हो गया। लिनफैन समझ गया कि वह चुप क्यों हुआ है। अक्सर ऐसी स्थितियों में बचाए जाने के बाद लोग बचाने वाले को इनाम या मुआवजा देते हैं। समस्या ये थी कि डाकुओं ने काफिले का काफी माल तबाह कर दिया था, जिससे व्यापारी के लिए अपनी लागत निकालना भी मुश्किल था, इनाम देना तो दूर की बात थी। लिनफैन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी गाड़ी में छिपी हुई 2 रहस्यमय आकृतियां बाहर आईं। बड़ी बहन सीधे लिनफैन के पास आए और मधुर स्वर में पूछा, युवा मास्टर, क्या हम एकांत में बात कर सकते हैं? उस आवाज़ को सुनकर लिनफैन दंग रह गया। वह आवाज़ जैसे किसी चरागाह में बहने वाली ठंडी हवा, जैसे तितली के पंखों की फड़फड़ाहट, जैसे कानों में घुला कोई मीठा शहद। वह इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि सुनते ही मन शांत हो जाए। लेकिन केवल आवाज़ ने ही उसे नहीं चौंकाया था, बल्कि वह व्यक्ति भी अद्भुत था। लिनफैन इन दोनों आकृतियों से एक अजीब सी आभा औरत महसूस कर रहा था, जिसे वे अब तक छुपाए हुए थीं। ये निश्चित रूप से सामान्य इंसान नहीं थे। लिनफैन ने सोचा कि इनसे छिपकर रहने के बजाय इनका सामना करना बेहतर है।
इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों समूहों को लेकर जंगल के एक एकांत हिस्से की ओर बढ़ गए। जब वे एक सुनसान जगह पहुंचे तो बड़ी बहन ने कहा, युवा मास्टर, हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लिन फैन ने भौहें सिकोड़ी। ये वह पैटर्न नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने पूछा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप मुझसे अकेले में क्यों बात करना चाहती थीं? क्या सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए? वह लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली, आप सही कह रहे हैं, सिर्फ शुक्रिया के लिए नहीं, बल्कि। और फिर बिना किसी शब्द के उसने अपना लबादा उतार दिया। जैसे ही लिन फैन ने उसे देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नुकीले कान, लबादा उतरते ही एक अत्यंत सुंदर लड़की सामने थी, जिसके सुनहरे बाल और गहरी हरी आंखें थीं। लेकिन लिन फैन की नज़रें सीधे उसके नुकीले कानों पर टिक गईं। ऐसी सुंदरता और नुकीले कान, इसका मतलब सिर्फ एक ही था। एल्फ, वह एक एल्फ थी। अब उसे वाकई महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। पुनर्जन्म के बाद लिन फैन जिन चीज़ों को सबसे ज्यादा देखना चाहता था, उनमें से एक एल्फ ही थी। धरती पर हर कोई एल्फ से मिलने का सपना देखता है, और आज उसका ये सपना सच हो गया था। लेकिन फिर उसे एक समस्या याद आई। वह जिस दुनिया में था, वह कल्टिवेशन साधना की दुनिया थी, और यहाँ उसने कभी एल्व्स के बारे में नहीं सुना था। तो ये कहाँ से आए? लाला और शाओ यू के चेहरों पर भी वैसा ही आश्चर्य था। कुछ देर लिन फैन को सदमे में रहने देने के बाद उस एल्फ लड़की ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। लिन फैन ने पूछा, क्या? एल्फ लड़की ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, क्या युवा मास्टर कभी मेरे कबीले के किसी और सदस्य से मिले हैं? लिन फैन थोड़ा चकित हुआ, पर उसने ईमानदारी से सिर हिलाया, नहीं, मैंने आज से पहले कभी किसी एल्फ को नहीं देखा। उस लड़की ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया, जवाब देने के लिए धन्यवाद। तभी उसने अपना हाथ उठाया और एक हरी रोशनी के साथ उसके हाथ में एक पत्ता प्रकट हुआ। वह कोई साधारण पत्ता नहीं था, उसका रंग इतना शुद्ध हरा था जैसे उसे पन्ने एमरल्ड से तराशा गया हो। उसने वह पत्ता लिन फैन की ओर बढ़ाते हुए कहा, युवा मास्टर, कृपया इसे हमारी जान बचाने और मेरे सवाल का जवाब देने के उपहार के रूप में स्वीकार करें। लिन फैन को अपनी अप्रेजल आइज से उस पत्ते की जानकारी मिली और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वर्ल्ड ट्री का पत्ता, वर्ल्ड ट्री लीफ। विवरण, एल्व्स के पवित्र वर्ल्ड ट्री का पत्ता। इसने हजारों वर्षों तक जीवन ऊर्जा को सोखा है। कहा जाता है कि इसमें मरे हुए को भी जिंदा करने की शक्ति है। प्रभाव, विशाल उपचार शक्ति, गणना करना असंभव। वर्ल्ड ट्री, यह अब पूरी तरह से एक काल्पनिक जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। हर गेम और नॉवल में वर्ल्ड ट्री एक पवित्र चीज होती है जिसकी रक्षा एल्व्स करते हैं। तो उसने इतनी आसानी से इसे कैसे दे दिया? लिन फैन ने संकोच करते हुए कहा, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। एल्फ लड़की ने दिलचस्प नज़रों से उसे देखा और बोली, लगता है आप जानते हैं कि यह क्या है। चिंता न करें, हमारे पास ऐसे बहुत से हैं, और अगर मैं अपने रक्षक का ऋण नहीं चुकाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कृपया इसे रख लें। इससे पहले कि लिन फैन मना कर पाता, उसने वह पत्ता उसके हाथ में रख दिया और मुड़कर जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद वह रुकी और पूछा, युवा मास्टर, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गई। लिन फैन ने कहा, लिन फैन। वह मुस्कुराए और बोली, मास्टर लिन, मेरा नाम फ्लोरा है। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। और इसके साथ ही वे दोनों जंगल में ओझल हो गईं। डिंग, फ्लोरा आपके कार्यों और उत्तरों से प्रभावित हुई है। लगाव, अफेक्शन 5 अंक बढ़ गया है। लिन फैन वहीं खड़ा रह गया, ये सोचकर कि अभी अभी क्या हुआ। उसे न केवल एक एल्फ मिली, बल्कि उसे पौराणिक वर्ल्ड ट्री का पत्ता भी मिला। उसे लगा जैसे उसके पास कोई मेन कैरेक्टर हालो मैं कैरेक्टर हेलो है, या कोई प्लॉट आर्मर। आखिरकार वह दूसरी दुनिया से आया हुआ नायक जो था, पर ऐसी किस्मत पहले कभी नहीं चमकी थी। आखिर चल क्या रहा था? जैसे ही एल्फ लड़की फ्लोरा और उसकी साथी लिन फैन के समूह की पहुंच से दूर हुए, उस छोटी बहन ने, जो अब तक पूरी तरह लबादे में छिपी थी, अपना हुड हटा दिया। उसने भी अपने नुकीले कान दिखाए और तुरंत फ्लोरा को रोककर पूछा, बड़ी दीदी, आपने खुद को उस इंसान के सामने इस तरह उजागर क्यों किया? और आपने उसे हमारा पवित्र खजाना, सेक्रेड ट्रेजर, क्यों दे दिया? फ्लोरा ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, उस इंसान में कुछ बहुत ही विशेष बात है। छोटी बहन ये सुनकर ठिठक गई और फिर घबराहट में पूछा, बड़ी दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके प्यार में पड़ गई हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। आप हमारी देवी की पुजारी प्रीस्ट हैं, वह एक मामूली इंसान आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। फ्लोरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, कम से कम अभी तो नहीं। पर यह कहना झूठ होगा कि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, जिससे छोटी बहन फिर से दलीलें देने लगी, पर फ्लोरा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फ्लोरा के चेहरे पर अचानक एक गंभीर भाव आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, उसके भीतर से हमारी देवी की आभा, ऑर्डर ऑफ द गॉडेस, आ रही थी। ये सुनकर छोटी बहन के होश उड़ गए। देवी की आभा? उस जैसे तुच्छ इंसान के पास हमारी आराध्या की ऊर्जा कैसे हो सकती है? वह इतना कमजोर है, उसका देवी से क्या लेना देना? और मुझे वह आभा महसूस क्यों नहीं हुई? फ्लोरा ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानती कि उसके पास वह ऊर्जा कहाँ से आई, पर मैं अपनी इंद्रियों पर पूरा भरोसा करती हूँ। रही बात तुम्हें महसूस न होने की, उसने अपनी छोटी बहन के सिर पर हल्की चपत लगाई, तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग से भागने का नतीजा है। अगर तुमने ध्यान साधना में मन लगाया होता तो तुम भी इसे देख पाती। छोटी बहन ने झेपते हुए अपना सिर झुका लिया। पर दीदी, अगर वह इंसान संप्रदायों, सेक्ट्स को हमारे बारे में बता दे तो? हम इस कल्टिवेशन रियलम में छिपकर आए हैं। अगर उन्हें पता चला कि एल्व्स यहाँ हैं, तो वे हमारा शिकार शुरू कर देंगे। फ्लोरा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, शांत रहो। वह संप्रदायों को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि उसका उनसे कोई नाता नहीं है।
उसकी ऊर्जा किसी रोग कल्टिवेटर जैसी है जो किसी संगठन से नहीं जुड़ा। उसका तरीका संप्रदायों के साधकों से बिल्कुल अलग है। इससे पहले कि उसकी बहन कुछ और पूछती, फ्लोरा ने बात खत्म करते हुए कहा, बस अब उसके बारे में और बात नहीं। याद करो हम यहाँ किस काम से आए हैं। मुझे खबर मिली है कि देवी का एक प्राचीन अंश इसी दिशा में कहीं मौजूद है, हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। अगर हमें उसकी ऊर्जा महसूस हो रही है तो संप्रदायों के बड़े विशेषज्ञ भी उसे ढूंढ रहे होंगे। हमें बहुत सावधान रहना होगा। ... इधर लिनफैन काफी देर बाद अपने सदमे से बाहर आया। उसने सबसे पहला काम यह किया कि उस वॉल्ट्री के पत्ते को तुरंत पेज स्टोरेज स्पेस के भीतर रख दिया। वह नहीं जानता था कि वह पत्ता किस तरह की ऊर्जा छोड़ रहा है, पर उसे खुले में रखना खतरे से खाली नहीं था। उसकी शुद्ध जीवन ऊर्जा किसी भी शक्तिशाली साधक या जंगली जानवर को मीलों दूर से आकर्षित कर सकती थी। पत्ता अंदर रखने के बाद उसने तालियां बजाकर शाओ यू और लाला का ध्यान खींचा, जो अभी भी एल्फ की सुंदरता को याद कर खोई हुई थीं। उसने उन्हें आसपास जमा हो रहे जादुई जीवों को साफ करने का आदेश दिया। वे जीव उस पत्ते की खुशबू से पागल होकर खींचे चले आ रहे थे। लिनफैन ने महसूस किया कि फ्लोरा और उसकी साथी भले ही अपनी ताकत छुपा रही थी, पर वे कमजोर बिल्कुल नहीं थीं। उनसे दुश्मनी मोल लेना बेवकूफ़ी होती, इसलिए उसने उनकी पहचान गुप्त रखने में मदद करना ही बेहतर समझा। आखिरकार वे उसकी पसंदीदा एल्व्स प्रजाति की थीं। जब डाकुओं और जानवरों का सफाया हो गया तो लिनफैन का समूह वापस काफिले के पास पहुंचा। फ्लोरा और उसकी बहन वापस अपनी गाड़ी में जा चुकी थीं और साफ था कि वे अब और बात नहीं करना चाहती। लिनफैन ने काफिले के नेता से बात की। जब उसने सुना कि लिनफैन को बचाने के बदले कोई इनाम नहीं चाहिए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लिनफैन की इतनी तारीफें की कि लिनफैन को खुद शर्म आने लगी। काफिला जल्दी ही वहां से रवाना हो गया। वे डाकुओं के डर से और अपने नुकसान को कम करने के लिए जल्द से जल्द अपनी मंजिल पहुंचना चाहते थे। जैसे ही गाड़ी दूर जाने लगी, लिनफैन ने देखा कि फ्लोरा ने खिड़की से उसे हाथ हिलाकर विदा किया। जब काफिला ओझल हो गया, लिनफैन और उसकी महिला साथी पेट स्टोरेज स्पेस के भीतर गए, पर अंदर कदम रखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिनफैन उस पत्ते की जांच करने आया था, पर वहां अब कोई पता नहीं था। उसकी जगह जमीन के बीचों बीच एक छोटा सा अंकुर स्प्राउट निकल आया था। वह पत्ता खुद ब खुद मिट्टी में समा गया था और एक नन्हा पौधा बन चुका था। उस नन्हे पौधे से इतनी शुद्ध जीवन ऊर्जा निकल रही थी कि लिनफैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका रोम रोम ताजगी से भर गया हो। क्या ये वर्ल्ड ट्री का पौधा है? लिनफैन ने हकलाते हुए पूछा। वह सही था। वर्ल्ड ट्री को उगने के लिए अपार जीवन ऊर्जा की जरूरत होती है, जो इस दुनिया में मिलना नामुमकिन के बराबर है। यही कारण था कि एल्व्स के पास पूरी दुनिया में केवल एक ही वर्ल्ड ट्री था। लेकिन लिनफैन के पेट स्टोरेज स्पेस की रहस्यमयी और समृद्ध ऊर्जा ने उस सूखे से दिखने वाले पत्ते को भी जीवन दे दिया था। लिनफैन ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैं तो बस शांति से जीना चाहता था, पर यहाँ तो पौराणिक पेड़ मेरे घर में उगने लगा है। उसे लगा जैसे वह किसी उपन्यास का मुख्य पात्र प्रोटैगनिस्ट हो, जिसके साथ हर पल कुछ न कुछ जादुई घटता रहता है। पर अचानक उसके दिमाग में एक नया व्यापारिक विचार आया। अगर वर्ल्ड ट्री यहाँ उग सकता है तो क्या दूसरी कीमती जड़ी बूटियां भी यहाँ उगाई जा सकती हैं? उसने देखा कि उसका स्टोरेज स्पेस अभी भी 95% खाली था। उसने तय किया कि वह अब दुर्लभ जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा करेगा और यहाँ अपनी खुद की जादुई वाटिका बनाएगा। पेज स्टोरेज स्पेस की व्यवस्था करने के बाद लिनफैन का समूह एक बार फिर सड़क पर निकल पड़ा। उनकी आगे की यात्रा सामान्य रही, लेकिन अब वे थोड़े धीमे चल रहे थे। लिनफैन ने एक फैसला लिया था। उसने गेल स्पैरो को आदेश दिया था कि वह जंगली जड़ी बूटियों की तलाश करे ताकि वह उनके बीज इकट्ठा करके अपने स्टोरेज स्पेस में उगा सके। हालांकि उसने जिन भी बीजों को वहां बोने की कोशिश की, उनमें से कोई भी अंकुरित नहीं हुआ। वे बीज बस मिट्टी में पड़े रहे, जैसे उनमें जान ही ना हो। लिनफैन ने लगभग हार मान ली थी, तभी उसे एक सुखद आश्चर्य मिला। उसने देखा कि एक खास जड़ी बूटी ने मिट्टी पकड़ ली थी और वह तेजी से बढ़ रही थी। ये ड्रैगन टंग हर्ब थी, एक अत्यंत मूल्यवान औषधि। लिनफैन को पता चला था कि यह इतनी कीमती है कि फाउंडेशन रियल के साधक भी इसे पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसे उनकी साधना में मदद करने वाली गोलियां बनती हैं। बारीकी से विश्लेषण करने के बाद उसे समझ आया कि इस जादुई स्थान में केवल एक निश्चित ग्रेड की जड़ी बूटियां ही उग सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रास्ते में मिले बाकी बीज स्टोरेज स्पेस या सिस्टम की नज़र में कचरा थे, इसीलिए वे नहीं उगे। लिनफैन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि कम से कम अब उसके बगीचे में केवल दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधियां ही होंगी। बाकी यात्रा शांतिपूर्ण रही, क्योंकि किसी की भी हिम्मत लिनफैन के समूह से उलझने की नहीं हुई, खासकर जब ही खाई उनकी गाड़ी खींच रहा था। ही की शक्तिशाली आभा औरत दूर से ही बता देती थी कि वह एक उच्च स्तर का जादुई जीव है। नीलामी शुरू होने से 2 दिन पहले वे इन्फर्नो सिटी पहुंच गए। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि शहर अभी से लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सड़कें इतनी तंग थीं कि चलना मुश्किल था। साफ था कि ये सब नीलामी के लिए आए थे, लेकिन यह अजीब था क्योंकि वन मार्शल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी और जानकारी को पूरी तरह गुप्त रखा था। क्या इन लोगों के पास कोई ऐसी खबर थी जो लिनफैन के पास नहीं थी? लिनफैन ने तय किया कि वह यहाँ के मर्सेनरी गिल्ड की शाखा में जाकर पता लगाएगा। रास्ते में उसने कई जादुई जीवों का शिकार किया था। युएलान की जरूरत के अलावा बाकी शवों को बेचना और जानकारी जुटाना उसका मुख्य लक्ष्य था। इन्फर्नो सिटी का मर्सेनरी गिल्ड उनके पुराने शहर वाले गिल्ड से कहीं ज्यादा बड़ा और शोर शराबे वाला था। लिनफैन काउंटर की ओर बढ़ा, जबकि लड़कियों को उसने अपनी मर्जी से घूमने की छूट दे दी।
लाला उसके साथ गिल्ड के अंदर ही रही क्योंकि वह कुछ चीज़ें देखना चाहती थी। लाला को लगा था कि इस नए शहर में उसे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन वह गलत थी। तभी 3 लोगों का एक समूह अंदर आया, 2 युवक और एक युवती। उनकी नज़रें तुरंत लाला पर टिकीं। उनकी आंखों में हैरानी के बाद एक कुटिल मुस्कान उभरी, जिसमें साफ तौर पर द्वेष मैलिस झलक रहा था। समूह के नेता ने पीछे से आकर तंज कसा, ओह, तो यह वही गोरिल्ला लड़की है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही लाला ठिठक गई। वह आवाज़ को नहीं बल्कि उस नाम को पहचानती थी, गोरिल्ला लड़की। ये वह जख्म था जिसे वह सालों पहले पीछे छोड़ आई थी। लाला पलटी और कड़क आवाज़ में बोली, क्या यहाँ होने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए? उस युवक ने उपहास करते हुए अपने साथियों से कहा, देखो, इसकी जुबान अभी भी वैसी ही कड़वी है। लगता है इसे मर्सिनरी गिल्ड से लात मारकर निकाल दिया गया है, इसलिए ये फिर से एक शिकारी जानवर की तरह काम ढूंढ रही है। साथ खड़ी युवती ने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, होना ही था। ऐसी मर्दाना शक्ल के साथ कोई भला रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कैसे कर सकता है? समूह के दूसरे युवक ने हंसा तो नहीं, पर लाला को हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कड़वाहट के साथ कहा, लगता है तुम आज भी अकेली ही हो। उसकी आवाज़ में अन्य दोनों के मुकाबले एक अलग तरह की जलन और कड़वाहट थी। लाला कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके शब्द गले में ही फंस गए। गोरिल्ला महिला, यह उसके मर्सिनरी जीवन का एक गहरा सदमा, ट्रॉमा था जिसे वह अब तक नहीं भूल पाई थी। यही कारण था कि उसने मर्सिनरी का काम छोड़कर रिसेप्शनिस्ट बनना चुना था। पुराने शहर में उसके साथ तियान टीएन थी, पर यहाँ वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। लाला को चुप देख उस युवक की हिम्मत बढ़ गई। उसने लाला का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती किनारे ले जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ लाला की बांह को छू पाता, एक और हाथ ने बिजली की गति से उसकी कलाई दबोच ली। वह युवक दर्द से कराह उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी लोहे की मशीन वाइस में फंस गया हो जो उसे हड्डी समेत तोड़ देगी। दर्द इतना असहनीय था कि वह अपने घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। उसने ऊपर देखा और थरथराते हुए पूछा, का कौन हो तुम? लिन फैन ने उस पर एक ठंडी नज़र डाली और नफरत से कहा, अपने हाथ काबू में रखो। फिर उसने और भी बर्फीली आवाज़ में जोड़ा, वरना दोबारा हाथ उठाने लायक नहीं बचोगे। लिन फैन ने झटके से उसे छोड़ दिया और लाला को अपने कंधे से लगाकर अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने उन बाकी 2 साथियों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जो अपनी तलवारें निकालने की कोशिश कर रहे थे। वह युवक जैसे ही संभला, गुस्से में पागल होकर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मर्सिनरी गिल्ड के अंदर एक मर्सिनरी पर हमला कर रहे हो। शोर सुनकर गिल्ड के लोग उनकी ओर देखने लगे, पर किसी की आंखों में चिंता नहीं थी, सब एक तमाशा देख रहे थे। लिन फैन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, तो? युवक हकलाया, तो क्या तुम मर्सिनरी गिल्ड का अपमान कर रहे हो? लिन फैन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मौत जैसी शांति के साथ कहा, मैं तुम्हें यहाँ जान से तो नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह अपन क्रिपल जरूर कर सकता हूँ। क्या तुम आजमाना चाहोगे? लिन फैन की आवाज़ में छिपी किलिंग इंटेंट इतनी भयानक थी कि वह पूरा समूह डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। लिन फैन की उस घातक चेतावनी के बाद पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। लिन फैन से निकलने वाली उस भयानक आभा और को महसूस कर वह मर्सिनरी समूह थरथर कांपने लगा। उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि वे उससे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ती भीड़ के बीच से एक महिला आगे आए और उसने एक जोरदार ताली बजाई जिससे सन्नाटा टूट गया। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। तमाशा देख रहे कुछ लोगों ने अपना मुंह बनाया जैसे उनका मजा किरकिरा हो गया हो, पर उन्होंने दोबारा उस ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अब और भी दिलचस्पी हो रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह आने वाली महिला कौन है। लाला को परेशान करने वाला वह समूह इस महिला को देख थोड़ा आत्मविश्वास में आ गया। समूह के नेता ने लिन फैन की ओर उंगली उठाकर गुस्से में कहा, यही खत्म करते हैं। इस आदमी ने मर्सिनरी गिल्ड का अपमान किया है और हम मर्सिनरीज को जान से मारने की धमकी दी है। मैं मांग करता हूं कि यह हमें मुआवजा दे। फिर उसने लाला की ओर वासना भरी नजरों से देखा और बोला, अगर ये लड़की हमारे साथ चलने को तैयार है तो हम मामला बराबर मान लेंगे। ये सुनते ही लिन फैन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजरों में मौत जैसी ठंडक उतर आई। उस नेता की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। वहां आई महिला ने एक ठंडी आह भरी और अपना सिर झटकते हुए कहा, युवा मास्टर लिन, कृपया इनकी बातों पर ध्यान न दें। ये लोग जाने माने गुंडे हैं जो पहले भी कई मुसीबतें खड़ी कर चुके हैं। आप इन्हें मुझ पर छोड़ दें। लिन फैन ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ कि वह महिला उसे सीधे नाम से संबोधित कर रही थी। उसके स्वर में ईमानदारी देखकर लिन फैन ने खुद को शांत किया। वह यहाँ कोई बड़ा हंगामा नहीं करना चाहता था। महिला ने लिन फैन को धन्यवाद दिया और उस मर्सिनरी समूह के नेता के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, मुआवजा तो तुम्हें देना चाहिए। वह नेता हकपका गया, आपका क्या मतलब है? हम गिल्ड के रजिस्टर्ड मर्सिनरी हैं और आप एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रही हैं। क्या गिल्ड अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाना चाहता है? महिला ने एक बेबस मुस्कान के साथ सिर हिलाया, तुम्हें किसने कहा कि वे बाहरी हैं? वह नेता सन रह गया, क्या मतलब? महिला ने लिन फैन की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा, ये युवा मास्टर लिन भी एक रजिस्टर्ड मर्सिनरी हैं, लेकिन तुम लोगों की तरह नहीं। यह एक बी रैंक मर्सिनरी हैं। फिर उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, तुम जैसे डी रैंक मर्सिनरीज की इनके सामने कोई औकात नहीं है। ये सुनते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेता हकलाने लगा, बी रैंक, यह एक बी रैंक मर्सिनरी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
किसी भी संगठन में एक पदानुक्रम हायरार्की होता है। डी रैंक और बी रैंक के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। एक बी रैंक मर्सिनरी से उलझना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। उस नेता ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह बी रैंक मर्सिनरी है। क्या सबूत है? आप बस इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। उसे लगा कि अगर लिन फैन के पास लाइसेंस नहीं हुआ तो वह बच जाएगा, पर उसकी किस्मत खराब थी। महिला ने सख्ती से कहा, तुम मेरी बात पर शक कर रहे हो? एक गिल्ड अधिकारी की बात पर? लिन फैन ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए एक हल्का सा गला साफ किया, कॉफ, जिससे सबका ध्यान फिर उसकी ओर गया। उसने जेब से चांदी का एक आयताकार टुकड़ा निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, क्या तुम इसी की तलाश में थे? जैसे ही लोगों ने लिन फैन के हाथ में उस चीज को देखा, सबके चेहरे के भाव बदल गए। महिला मुस्कुराई, जबकि उस मर्सिनरी ग्रुप के चेहरों पर मौत की पीलाहट छा गई। वह लिन फैन का मर्सिनरी लाइसेंस था, चांदी का एक शानदार टुकड़ा जिस पर नक्काशी की गई थी। जब कोई मर्सिनरी बी रैंक पर पहुंचता है तो उसका कागज का लाइसेंस चांदी के पदक में बदल जाता है। लिन फैन ने पिछले हफ्तों में इतनी मेहनत की थी कि उसने आधिकारिक तौर पर यह रैंक हासिल कर ली थी। अब उस समूह के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। महिला ने कड़क आवाज में फैसला सुनाया, चूंकि तुम्हारा तर्क झूठा साबित हुआ है, इसलिए अब और बहस की जरूरत नहीं है। इसी क्षण से तुम और तुम्हारा पूरा ग्रुप मर्सिनरी गिल्ड से निष्कासित एक्सपेल किए जाते हो। तुम्हारे लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। फिर उसने थोड़ा रुककर जहर बुझे स्वर में कहा, और तुम अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। यह उन लोगों के करियर पर आखिरी कील थी। इससे पहले कि वे कुछ कहते, महिला ने चुटकी बजाई और गार्ड्स उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। इसके बाद उसने लिन फैन और लाला को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे गिल्ड की दूसरी मंजिल पर एक खाली कमरे में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उस महिला का कठोर चेहरा अचानक बदल गया। वह दौड़कर लाला के पास आए और चिंता से पूछा, लाला, तुम ठीक तो हो ना? उन बेवकूफ़ों की बातों का बुरा मत मानना। लाला अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दीदी, मैं ठीक हूँ। फिर वह लिन फैन की ओर मुड़ी। लिन फैन, ये शिया में दीदी हैं। ये इन्फर्नो सिटी गिल्ड की हेड रिसेप्शनिस्ट हैं। लिन फैन ने उलझन में पूछा, हेड रिसेप्शनिस्ट? लाला ने समझाया, हेड रिसेप्शनिस्ट पूरे गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट्स को मैनेज करती हैं और नई भर्तियां करती हैं। उनके पास गिल्ड के असली अधिकार होते हैं। जैसे हमारे शहर में तियान टीएन दीदी हेड रिसेप्शनिस्ट हैं। शिया मेई ने बताया कि वे तीनों तियान शिया मेई और लाला पहले साथ में मर्सिनरी के तौर पर काम करती थी, इसीलिए वे इतनी करीब हैं। उसने लिन फैन को शरारत भरी नज़रों से देखा और कहा, लगता है तुम काफ़ी होनहार मर्द हो। मुझे भी तुम में दिलचस्पी हो रही है, पर अफसोस तुम पहले ही लाला के हो चुके हो। लाला ने खिलखिलाते हुए कहा, दीदी, क्या आप वाकई रुचि रखती हैं? लिन फैन के पास पहले से ही और भी महिलाएं हैं, तो अगर एक और बढ़ जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। वह हम सबका बहुत ख्याल रखता है। शिया मेई यह सुनकर दंग रह गई, पर फिर उसने मजाक को दरकिनार करते हुए एक गहरा गला साफ किया। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने कहा, मजाक छोड़ते हैं, मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो तियान ने खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजी है। लिन फैन को यह सुनकर शुरुआत में थोड़ा अचरज हुआ, पर फिर उसने महसूस किया कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। इन्फर्नो सिटी में इतनी हलचल थी तो जाहिर था कि नीलामी की स्थिति में कुछ बड़े बदलाव हुए होंगे। तियान टीएन का संदेश भेजना एक स्वाभाविक कदम था। लिन फैन ने उत्सुकता से पूछा, क्या नीलामी को लेकर कुछ नया हुआ है? शिया में की आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए। बुरा नहीं है, तुम काफ़ी समझदार हो। उसने सिर हिलाते हुए आगे कहा, हाँ, यह नीलामी से ही जुड़ा है। वन मार्शल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक नई जानकारी साझा की है जिसने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। लिन फैन और लाला दोनों ही बड़े ध्यान से शिया मेई की बात सुनने लगे। शिया मेई उठी और किनारे रखी एक अलमारी से कागज़ का एक टुकड़ा निकाल लाए। उसने वह कागज़ मेज पर रखा और चुपचाप बैठ गई। लिन फैन ने उसे उठाया और लाला के साथ गौर से देखने लगा। उस कागज़ पर एक पत्थर का चित्र था, एकदम गोल, चिकना और बनावट में बहुत ही सटीक। लेकिन जब लिन फैन ने उसे और करीब से देखा तो उसने चौंक कर पूछा, क्या ये कोई अंडा एग है? वह सही था, वह पत्थर नहीं बल्कि एक अंडा था जिसकी सतह पर सूक्ष्म रेखाओं का एक जटिल पैटर्न बना हुआ था। शिया मेई ने सहमति में सिर हिलाया और कहने ही वाली थी कि यह किसका अंडा है, पर लिन फैन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह किस जीव का अंडा है, लिन फैन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, बस मुझे ये बताओ कि मुझे किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। शिया मेई पहले तो हैरान हुई, फिर उसने लिन फैन की समझदारी की सराहना की। लिन फैन जानता था कि अगर वह इस तरह की दुर्लभ चीज़ों के रहस्य में गहराई से उतरा तो वह अनजाने में बड़ी ताकतों की नज़रों में आ जाएगा। वह पहले ही एक संप्रदाय के आंतरिक शिष्य के खतरे से जूझ रहा था और वह और अधिक झंझट नहीं पालना चाहता था। शिया मेई ने फोटो वापस लेते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर नीलामी के दौरान दूसरी मंजिल सेकंड फ्लोर से कोई बोली लगाता है तो तुम उस चीज़ के लिए दोबारा बोली मत लगाना। दूसरी मंजिल पर केवल वीआईपीएस बैठते हैं और तुम जानते हो कि उसका क्या मतलब है। लिन फैन ने सिर हिलाया और फिर विषय बदलते हुए लाला की ओर मुड़ा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लाला और शिया मेई दोनों थोड़ा चकित हुई। लिन फैन ने पूछा, वे तुम्हें गोरिल्ला लड़की क्यों कहते थे? ये सवाल सुनते ही लाला का चेहरा शर्म और दुख से झुक गया। लिन फैन जानता था कि यह पूछने का सबसे बुरा समय था, पर वह यह भी जानता था कि जब तक लाला इस बात का सामना नहीं करेगी वह अपने उस सदमे ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाएगी। शिया मेई भी यह समझती थी, इसलिए वह चुप रही।
एक लंबी खामोशी के बाद लाला ने सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी ताकत देखी है। जब मैं मर्सिनरी थी तो कई लोग इस ताकत से डरते थे और फिर उन्होंने। लिनफेन मुस्कुराया और उसकी बात काटते हुए कहा, वे लोग वाकई अंधे थे, है ना? दोनों लड़कियां उसे हैरानी से देखने लगीं। लिनफेन ने उसी मुस्कान के साथ कहा, जो लोग तुम जैसी अप्सरा एंजल को नहीं पहचान सकते उन्हें अंधा ही कहा जाएगा। लाला ने झिझकते हुए कहा, पर तुमने मेरी वह डरावनी ताकत देखी है। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? लिनफेन ने आगे बढ़कर लाला का चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों में झांक कर कहा, खुद पर कभी शक मत करना। लिनफेन की नज़रों में छिपी सच्चाई देखकर लाला का चेहरा गुलाबी पड़ गया। लाला आपकी बातों से भावुक हुई है। लगाव अफेक्शन 10 अंक बढ़ गया है। शिया मई को उस पल में खुद को एक कबाब में हड्डी जैसा महसूस हो रहा था, पर वह लाला के लिए खुश थी। उसने लिनफेन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर कभी तुमने उसे दुखी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिनफेन ने झेपते हुए सिर हिलाया। रात को जब वे सराय इन लौटे तो लाला ने खुद पहल की। चूंकि शहर में बहुत भीड़ थी, उन्होंने सराय में कमरे लिए थे। लाला ने युएलान और शाओ यू को मनाकर अपने और लिनफेन के लिए एक अलग कमरा बुक करवाया। उन दोनों को पता था कि लाला के मन में क्या है, और आज की घटना के बाद उन्होंने खुशी खुशी उसे मौका दे दिया। कमरे में पहुंचकर लिनफेन ने देखा कि लाला का अंदाज बदला हुआ था। उसने युएलान से उधार ली हुई एक रेशमी और पारदर्शी नाइटी लेसी नाइट गाउन पहनी थी। लिनफेन उसे इस रूप में देखकर दंग रह गया। अब तक वह हमेशा साधारण सूती कपड़ों में ही सोती थी, पर आज उसने पूरी तरह से तैयार होने का मन बना लिया था। भले ही वह तैयार थी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक उनके बीच केवल स्पर्श और हल्के फुल्के पल ही हुए थे, लेकिन आज वह पूरी तरह उसकी बनने के लिए तैयार थी। लिनफेन ने बड़ी कोमलता से उसे कमर से पकड़ा और बिस्तर की ओर ले गया। जैसे ही लिनफेन का वह कठोर हिस्सा धीरे धीरे उसके भीतर समाने लगा, लाला को पहले थोड़ा दर्द हुआ, पर वह दर्द जल्दी ही एक सुखद सिहरन में बदल गया। उसके मुंह से निकली एक धीमी सिसकी ने लिनफेन के भीतर की आग को भड़का दिया। उसने आगे बढ़कर लाला के उन सफ़ेद संगमरमरी उभारों को अपने हाथों में ले लिया। जल्दी ही कमरे में लाला की सुखद चीखें गूंजने लगीं। लिनफेन की रफ्तार बढ़ती गई और लाला अपने चरम क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह हाँफने लगी, पर लिनफेन अभी थका नहीं था। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। अभी तो रात शुरू हुई है, लिनफेन ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लाला को डर और उत्तेजना दोनों महसूस हो रहे थे। लिनफेन ने उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया और अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। उसकी उंगलियां लाला के बदन के हर संवेदनशील हिस्से को छू रही थीं। उस पूरी रात कमरे से प्यार और सुख की आवाज़ें आती रहीं। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने एक अच्छी साउंड प्रूफ सराय चुनी थी। 2 दिन बाद लिनफेन अपनी तीनों महिला साथियों के साथ नीलामी के लिए निकल पड़ा। ये लंबे समय में इन्फर्नो सिटी में होने वाली सबसे बड़ी नीलामी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां भारी भीड़ उमड़ी थी। हालांकि मर्सिनरी गिल्ड ने उनके लिए पहले से ही टिकटों का इंतजार कर दिया था, इसलिए उन्हें भीड़ को चीरते हुए धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके पास वीआईपी टिकट तो नहीं थे जो दूसरी मंजिल के बड़े निजी कमरों में बैठने की अनुमति देते, लेकिन उनके पास पहली मंजिल पर बने छोटे निजी केबिन प्राइवेट बूथ्स के टिकट जरूर थे। इसे आप मिडिल क्लास की विलासिता कह सकते थे। असल में ये तियान की ओर से एक तरह की माफी थी, क्योंकि मर्सिनरी गिल्ड सीधे तौर पर लाला की मदद नहीं कर पाया था। जब वे अपनी सीटों की ओर बढ़ रहे थे तो वे दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास से गुजरे। उनका केबिन सीढ़ियों के इतने करीब था कि वे दूसरी मंजिल पर जाने वाले रसूखदार लोगों को साफ देख सकते थे। लिनफेन इन लोगों को नहीं पहचानता था, लेकिन लाला, जो मर्सिनरी गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट रह चुकी थी, उसके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा जानकारी थी। लाला गुजरने वाले कई चेहरों को देखकर हैरान थी, लेकिन एक व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। लिनफेन आमतौर पर इन चीज़ों में नहीं पड़ता था, पर लाला की हालत देखकर वह पूछने पर मजबूर हो गया, वह कौन है? लाला ने एक जटिल भाव के साथ धीमी आवाज में कहा, वह ये परिवार, ये फैमिली का ये तियानशी, ये टीएनजी है। वे उस परिवार से हैं जिनके बारे में अफवाह है कि उनके संबंध हेवनली डेमन सेक्ट से हैं, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षसी संप्रदाय डेमोनिक सेक्ट है। लिनफेन चौंक गया। हेवनली डेमन सेक्ट, राक्षसी संप्रदाय? क्या इस दुनिया में वाकई राक्षस और उनके गुट होते हैं? लाला ने उलझन में उसे देखा और पूछा, क्यों नहीं होंगे? जैसे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे संप्रदाय भी होते हैं। लिनफेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। अच्छा और बुरा, ये तो दुनिया तय करती है। उसकी पिछली दुनिया में भी कई लोग अच्छे थे, पर समाज की परंपराओं के खिलाफ होने के कारण उन्हें बुरा मान लिया जाता था। लेकिन उसे याद आया कि उपन्यासों में राक्षसी संप्रदाय अक्सर लाशों को जिंदा करने या मासूमों की बलि देने जैसे घिनौने काम करते थे। अगर यह सच था तो वे हर लिहाज से बुरे ही थे। उसने तुरंत इन विचारों को झटक दिया। इन बड़ी ताकतों के झमेले में पड़ना उसके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं था। उसने दूसरी मंजिल की ओर जाते बाकी लोगों को देखा और पूछा, और बाकी सब? लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तो तुम ये सब सुनना नहीं चाहते थे, तो क्या अब तुम्हारी दिलचस्पी जाग गई है? लिनफेन ने झेपते हुए अपना सिर झटका। उसने महसूस किया कि वह एक और बार बारूद के ढेर पर पैर रख चुका है। दूसरी मंजिल पर जाने वाले हर व्यक्ति का संबंध किसी न किसी बड़े संप्रदाय से था। लिनफेन पहले ही एक मामूली आंतरिक शिष्य के खतरे से जूझ रहा था। वह और अधिक संप्रदायों के जाल में नहीं फंसना चाहता था। नहीं, रहने दो, इस बारे में बात नहीं करते, लिनफेन ने कहा और वे अपने केबिन में जाकर बैठ गए। केबिन छोटा था, लेकिन 4 लोगों के आराम से बैठने के लिए काफ़ी जगह थी।
वहाँ खाने पीने की भी सुविधा थी, जिसमें हल्के नाश्ते और पेय शामिल थे। लिन फैन ने वन मार्शल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैभव को जितना सोचा था, यह उससे कहीं अधिक शानदार निकला। आधे घंटे के इंतजार के बाद हॉल की रोशनी मध्यम हो गई। इसके साथ ही स्टेज पर तेज रोशनी स्पॉटलाइट्स चमकी। उस रोशनी के बीच एक अत्यंत सुंदर महिला धीरे धीरे स्टेज पर आई। उसकी चाल न बहुत तेज थी, न बहुत धीमी, वह बिल्कुल सही रफ्तार से चल रही थी ताकि हर कोई उसके लचकते बदन और प्रभावशाली व्यक्तित्व को निहार सके। लिन फैन भी खुद को रोक नहीं पाया और उसे देखने के लिए अपनी सीट के किनारे तक आ गया। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला। 3 अलग अलग दिशाओं से 3 हाथों ने उसे जोर से चिकोटी काटी। दर्द से कराहते हुए लिन फैन ने हाथ उठाकर सरेंडर किया और अपनी सीट पर वापस दुबक गया। उस सुंदर महिला ने स्टेज के बीचों बीच पहुंचकर माइक थामा और मधुर स्वर में कहा, नमस्ते आप सभी को। वन मार्शल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला। इतना कहकर वह थोड़ा आगे झुकी और हवा में एक किस उछाली। उसी समय उसके हाथों के दबाव से उसके वक्ष पीक्स उभर आए, जिससे हॉल में मौजूद पुरुषों की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानती थी कि अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कैसे करना है। हॉल तालियों और सीटियों की गूंज से भर गया। कुछ लोग तो उसके नाम के बैनर लेकर आए थे। साफ था कि वे यहाँ सामान खरीदने नहीं बल्कि उसे देखने आए थे। उस महिला ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया और कहा, मेरा नाम मेई मेमेक है और आज की इस नीलामी की मेजबान मैं हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं? भीड़ का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। लिन फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी आइडल कॉन्सर्ट में बैठा हो। इसके बाद नीलामी का पेशेवर हिस्सा शुरू हुआ। मेई ने पहली वस्तु पेश की। हमारी आज की पहली चीज है फायर पाइथन किंग का बीस्ट कोर। इसे महज 1 हफ्ते पहले ही हासिल किया गया है। इसकी ताजगी और ऊर्जा बेजोड़ है। फिर उसने शरारत से कहा, सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह बीस्ट कोर मेरी शादी की पोशाक पर सजा हुआ ज्यादा अच्छा लगेगा। इस बात पर भीड़ फिर से पागल हो उठी। मेई ने आगे कहा, इसकी शुरुआती बोली 500 सोने के सिक्के है और हर अगली बोली कम से कम 50 सिक्के ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोला, बोलियां लगनी शुरू हो गईं। 500, 550, 600, कीमत तेजी से बढ़ी और 1000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। फायर पाइथन किंग एक तृतीय क्यूई गैदरिंग स्तर का जीव था और इसके कोर की असली कीमत 700 सिक्कों के आसपास थी। लेकिन इसकी दुर्लभता के कारण लोग 1000 तक देने को तैयार थे। 1000 के बाद बोलियां धीमी पड़ गईं। केवल 2 लोग थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। 1150 सिक्के, एक बार। 1150 सिक्के, 2 बार। मेई ने जानबूझकर समय लिया ताकि कोई और बोली लगा सके। वह तीसरी आवाज लगाने ही वाली थी कि तभी दूसरी मंजिल से एक भारी आवाज गूंजी। 2000 सोने के सिक्के। दूसरी मंजिल से आई उस भारी आवाज को सुनकर पूरा हॉल सन रह गया। मेई सबसे पहले होश में आए और उसने उत्साह के साथ कहा, हमें फायर पाइथन किंग के बीस्ट कोर के लिए 2000 सोने के सिक्कों की बोली मिली है। क्या कोई और बोली लगाना चाहेगा? ये कहते हुए उसकी नजरें उस व्यक्ति पर टिकी जिसने पिछली सबसे ऊंची बोली लगाई थी। वह पिछला बोलीदाता अब न तो मेई की ओर देख रहा था, न ही दूसरी मंजिल की ओर। उसने बस अपना सिर झुका लिया था, जैसे वह उस आवाज से डर गया हो और अब और ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। मेई इस डर का कारण जानती थी, इसलिए उसने बिना वक्त जाया किए गिनती पूरी की और वह वस्तु दूसरी मंजिल वाले खरीदार के नाम कर दी। आखिरकार जब दूसरी मंजिल से कोई बोली आती थी तो पहली मंजिल वालों के लिए पीछे हट जाना ही समझदारी होती थी। ... दूसरी मंजिल के एक वीआईपी कमरे में एक सुंदर लड़की सोफे पर बैठे युवक की बांह पर सिर टिकाए हुए थी। उसने धीरे से पूछा, तुम ऐसी मामूली चीज पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हें ये चाहिए ही था तो तुम मर्सिनरीज को काम पर रख सकते थे या मर्चेंट्स गिल्ड से इसे कम दाम में मंगवा सकते थे। उस युवक ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, हम यहाँ आए ही हैं तो फिर मजा क्यों न लें? फिर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसने जोड़ा, मुझे इस बीस्ट कोर में कुछ खास महसूस हो रहा है, शायद ये वाकई कुछ विशेष निकले। लड़की ने नीचे स्टेज पर रखे उस बीस्ट कोर को देखा और अपनी बाहें सिकुड़ी, मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा। युवक ने उसके सिर को प्यार से थपथपाया, चिंता मत करो, हर कोई इसे महसूस नहीं कर सकता। ये सुनकर लड़की ने मुंह फुला लिया और थोड़े गंभीर स्वर में बोली, यह मत भूलना कि हम यहाँ किस काम से आए हैं। अगर तुमने सारा पैसा ऐसे ही उड़ा दिया और वह चीज़ नहीं मिली जो पिताजी को चाहिए तो उनके गुस्से से मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। उस युवक ने एक रिलैक्स मुस्कान के साथ कहा, हमारी याओ कितनी प्यारी लगती है जब गुस्सा करती है। ये सुनकर लड़की अपनी नाराजगी बरकरार नहीं रख पाए। उसने एक हल्की सी आवाज स्नॉट निकाली और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, जबकि उसके गालों पर गुलाबी लाली छा गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हारे पास बस ये मीठी बातें ही हैं। युवक उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक कर्मचारी एक डिब्बा लेकर अंदर आया। उसने झुककर डिब्बा पेश किया और कहा, युवा मास्टर शेंग, यंग मास्टर शेंग, यह आपकी खरीदी हुई वस्तु है। युवा मास्टर शेंग ने बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। पैसे की बात किसी ने नहीं की क्योंकि इन वीआईपी परिवारों का वन मार्शल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सीधा खाता चलता था। कर्मचारी के जाने के बाद शेंग की बाहें अचानक तन गईं। उसने अपने एक सेवक को पास बुलाया। सेवक तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। युवा मास्टर, क्या आ गया है? शेंग ने उसकी ओर देखे बिना ही पूछा। मेरा पार्सल कहाँ है? वह अब तक क्यों नहीं पहुंचा? ये सुनते ही सेवक कांपने लगा। उसने थरथराती आवाज में कहा, रास्ते में कुछ समस्या आ गई थी, हम उसकी जांच कर रहे हैं।
युवा मास्टर, बस थोड़ा समय और। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, शेंग ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मैंने वह चीज़ 2 महीने पहले ऑर्डर की थी। फिर उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तब तक वह नहीं पहुंचा तो मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास रख लूंगा। सेवक ने चौंक कर ऊपर देखा और गिड़गिड़ाने लगा, युवा मास्टर शेंग, 1 हफ्ता बहुत कम है। कृपया 1 महीना दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ। शेंग ने नफरत से कहा, मालिक मैं हूं या तुम? सिर्फ 1 हफ्ता। उसने हाथ लहराया और गार्ड्स उस सेवक का मुंह दबाकर उसे बाहर घसीट ले गए। उस सेवक की आंखों में निराशा और खौफ था। वह जानता था कि 1 हफ्ते में वह ये काम पूरा नहीं कर पाएगा। शेंग ने जैसे कुछ हुआ ही ना हो किनारे से कुछ अंगूर उठाए और याओ याओ को खिलाते हुए पूछा, क्या ये मीठे हैं? लड़की ने शांति से सिर हिलाया। उन दोनों के लिए उस सेवक का वजूद अब खत्म हो चुका था। ... नीलामी का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया था क्योंकि लोगों को डर था कि अगर वे किसी चीज़ के लिए बोली लगाएंगे तो दूसरी मंजिल वाले उसे छीन लेंगे। पर पहली चीज़ के बाद ऊपर से कोई बोली नहीं आई। लिन फैन ने अगले कुछ घंटों में अपनी साधना कल्टिवेशन के लिए कुछ कीमती गोलियां और एक आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने वाला पत्थर खरीदा। तियान तियान ने उसे 5000 सोने के सिक्के तैयार रखने को कहा था, पर युएलान की दुकान के मुनाफे की बदौलत लिन फैन के पास 10,000 सिक्के थे। इन खरीदारी के बाद भी उसके पास 1000 सिक्के बचे थे। लिन फैन को लगा कि अब उसके काम की कोई चीज़ नहीं बची है और उसे निकल जाना चाहिए। पर तभी मेई मेई की आवाज़ में एक हिचकिचाहट सुनाई दी, हमारी अगली वस्तु थोड़ी विशेष है। एक कर्मचारी ने स्टेज पर एक छोटी सी मेज रखी। मेई मेई ने उस पर से कपड़ा हटाया तो वहां मखमली तकिए पर एक छोटा सा बीज रखा था। वह देखने में बिल्कुल साधारण था, न कोई आध्यात्मिक ऊर्जा, न ही कोई खास चमक। हर लिहाज से वह एक मामूली बीज लग रहा था। लोग हैरान थे कि वन मार्शल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था इसे क्यों बेच रही है। मेई मेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक रहस्यमय बीज है जिसे हमारे विशेषज्ञों ने खोजा है। ये किस पौधे का है यह अज्ञात है, पर हमारे जानकारों का दावा है कि यह कोई साधारण पौधा नहीं है। भीड़ को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह बस किसी कचरे को बेचने का एक तरीका है। पर पहली मंजिल के एक केबिन में बैठा एक व्यक्ति उस बीज को देखते ही पत्थर बन गया। वह लिन फैन था। जब लिन फैन की नज़र उस बीज पर पड़ी तो उसने अपनी अप्रेजल आइज का इस्तेमाल किया, जैसा वह नीलामी की हर वस्तु के साथ कर रहा था। अब तक इसी शक्ति ने उसे सही चुनाव करने में मदद की थी, लेकिन इस बीज का विवरण कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रहस्यमयी बीज, मिस्टीरियस सीड। विवरण, अज्ञात मूल का एक रहस्यमयी बीज जो सही परिस्थितियों में उगाए जाने पर कुछ अद्भुत अमेजिंग रूप में खिलेगा। कुछ अद्भुत। ये पहली बार था जब लिन फैन ने अपने सिस्टम को किसी चीज़ के लिए अद्भुत शब्द का इस्तेमाल करते देखा था। ये सिस्टम एक देवता द्वारा बनाया गया था और यहाँ तक कि अन्य देवताओं की वस्तुओं को देखते समय भी सिस्टम ने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। अगर सिस्टम इसे अद्भुत कह रहा था तो इसका मतलब था कि यह वाकई कुछ असाधारण था। लिन फैन ने तुरंत फैसला कर लिया कि वह इसे खरीदेगा। उसे बस यह उम्मीद थी कि यह बहुत महंगा ना हो, और उसकी यह उम्मीद मेई मेई के शब्दों से पूरी हो गई। भीड़ की बेरुखी देखकर मेई मेई ने बिना वक्त गंवाए कीमत की घोषणा की। इस वस्तु की शुरुआती बोली 100 सोने के सिक्के है और हर अगली बोली कम से कम 10 सिक्के अधिक होनी चाहिए। इस अद्भुत चीज़ को अपना बनाने का मौका न चूकें, अपनी बोली लगाएं। लेकिन उसके चुप होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी की भी इस सूखे और बेजान से दिखने वाले बीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि मेई मेई के सबसे बड़े प्रशंसक भी चुप रहे। वे अपना पैसा उन बड़ी चीज़ों के लिए बचाना चाहते थे जो उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकें। मेई मेई चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लिए इंतजार करती रही, जो समय के साथ और भी अजीब होती जा रही थी। वह सोच ही रही थी कि क्या उसे वन मार्शल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उन लोगों का सहारा लेना चाहिए जिन्हें भीड़ में छिपकर बोली बढ़ाने के लिए बिठाया गया था। हालांकि इससे बदनामी का डर था, पर नीलामी का इस तरह रुकना और भी बुरा था। इससे पहले कि वह कोई इशारा करती, एक केबिन से आवाज़ गूंजी, 100 सोने के सिक्के। ये लिन फैन की आवाज़ थी। मेई मेई के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही हथौड़ा उठाने वाली थी, एक और आवाज़ आई, 150 सोने के सिक्के। ये बोली भीड़ के बीच से आई थी। लिन फैन थोड़ा हैरान हुआ। उसने माहौल देख लिया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई और भी इस बीज में रुचि दिखाएगा, पर वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। 200 सोने के सिक्के, लिन फैन ने तुरंत कहा। जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ बोली लगाई थी उसने अपनी आंखें सिकुड़कर लिन फैन के केबिन की ओर देखा, पर फिर वह चुपचाप वहां से हट गया। मेई मेई ने जल्दी से 3 तक गिनती की और वह बीज लिन फैन के नाम कर दिया। लाला और बाकी लड़कियां हैरान थीं कि लिन फैन ने एक मामूली बीज पर पैसे क्यों खर्च किए, पर उसकी आंखों की चमक देखकर वे समझ गईं कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होगा। ... भीड़ से बाहर निकलने के बाद वह व्यक्ति जिसने लिन फैन के खिलाफ बोली लगाई थी चुपके से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा और एक वीआईपी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीचों बीच बैठा युवक, ये तियान शिए, लिन फैन के केबिन को तब से घूर रहा था जब से उसने बोली लगाई थी। वह व्यक्ति उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, युवा मास्टर, ये यंग मास्टर, ये मुझे क्षमा करें, मैं वह वस्तु हासिल नहीं कर पाया। ये तियान शिए खामोश रहा। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। उसने एक और बोली लगानी चाहिए थी, पर उसे अचानक ये तियान शिए का मानसिक संदेश मिला था कि वह रुक जाए। उसने सुना था कि युवा मास्टर को निराश करने वालों का क्या हश्र होता है। युवा मास्टर के बगल में खड़े सेवक ने नफरत से उस आदमी को देखा और अपने मालिक से पूछा, युवा मास्टर, क्या हमें उस चीज़ को छीनने के लिए किसी को भेजना चाहिए?
ये सुनते ही जमीन पर पड़ा आदमी बोल उठा, युवा मास्टर ये मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। ये तियानशीए ने अपनी बर्फीली नज़रें उस पर टिका दी। क्या मैं तुम्हें इतना नीच इंसान लगता हूँ? क्या अगर मैं नीलामी में कोई चीज़ नहीं जीत पाया तो मैं उसे चुराने के लिए किसी का पीछा करूंगा? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह आदमी और ज़ोर ज़ोर से अपना सिर ज़मीन पर पटकने लगा। नहीं नहीं, आप महान हैं। यह मेरी मूर्खता थी कि मैंने ऐसा सोचा। ये तियानशीए ने हाथ लहराया, दफ़ा हो जाओ। वह आदमी एक पल की देरी किए बिना वहां से भाग निकला, जैसे उसे मौत के मुंह से आज़ादी मिल गई हो। कमरे में शांति छा गई। सेवक ने दबे स्वर में पूछा, युवा मास्टर आपने उसे दूसरी बोली लगाने से क्यों रोका? हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। ये तियानशीए ने गहरी आवाज़ में कहा, ऐसी जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना ठीक नहीं है। हम यहाँ जो करने आए हैं उसके लिए शांति ज़रूरी है। अगर हम एक मामूली बीज के लिए हंगामा करते तो लोग हम पर शक करने लगते। सेवक चुप हो गया, पर वह तब हैरान रह गया जब ये तियानशीए ने दोबारा लिन फैंग के केबिन की ओर देखते हुए कहा, पता लगाओ कि उस केबिन में कौन है। वह मुझे कुछ दिलचस्प इंसान लग रहा है। सेवक ने चौंक कर बस इतना कहा, जी, और आदेश का पालन करने में जुट गया। एनके नवल वर्ल्ड की कहानी अब हुई पूरी, पर ये सफर है लंबा, अब आगे है मंजूरी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो,